हेलो नमस्कार वंदनम सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE एंड नीट में। मेरा नाम है सत्यम शर्मा और आज हम शॉर्ट लेने वाले हैं किस चीज को किल करने के लिए, अपने चैप्टर ग्रेविटेशन को किल करने के लिए। सर ये शॉर्ट तो हम पिछली बार भी ले चुके हैं। हाँ, तो हमने इसमें ग्रेविटेशन के पार्ट 1 को किल किया था। आज हम ग्रेविटेशन के पार्ट 2 को किल करने वाले हैं। किसको किल करने वाले हैं भाई? पार्ट 2 को किल करने वाले हैं। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कि ये एक क्रैश कोर्स है, यहां पर आपको कंसेप्ट रिवाइज करने के लिए आना है। अगर आपको डीप में पढ़ना है तो आपको हमारे जो कंसेप्चुअल वीडियोस हैं वो देखने पड़ेंगे, वहां हम और ज्यादा डीप में घुस के आपको चीजें पढ़ाते हैं। यहां पर बस हमारी योजना ये रहती, योजना ही बोलते हैं ना इस चीज को, हमारी कोशिश ये रहती है कि हम आपको सारे के सारे कंसेप्ट दिखा दे, बस आपका एक बार क्विक रिवीजन करवा दे और बस आप एग्जाम के लिए एकदम तैयार हो जाइए। उन बच्चों के लिए है जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम अभी देने वाले हैं अपना 17 जुलाई को, है ना। तो अगर ऐसे बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं पहली बार पढ़ रहा हूं सर, ये पहली बार पढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट सही है क्या? नहीं, तो मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा करना बिल्कुल सही नहीं होगा। आपको लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। लेक्चर्स में हम बहुत अच्छे से डील करते हैं चीज़ों को, यहाँ पर हम सिर्फ रिवाइज करने आते हैं। तो आपको लेकर बैठना है अपने नोट्स, अपना दिमाग, पानी की बॉटल, पेन पेपर, और क्या करना है, जैसे जैसे चीज़ें आपके सामने आ रही हैं तो आपको नोट्स में देखना है कि सब कुछ आपके नोट्स में प्रेजेंट है या नहीं, और क्वेश्चंस हमारे साथ प्रैक्टिस करते जाना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज ग्रेविटेशन के पार्ट 2 को। क्या क्या पढ़ना है आज? हमें पढ़ना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एस्केप वेलोसिटी, आर्टिफिशियल वेलोसिटी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मतलब हमको ऑर्बिटल वेलोसिटी भी पढ़नी है, जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, कैपिलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन पढ़ना है। चलो स्टार्ट करते हैं भाई। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अंग्रेजी में कुछ कुछ लिखा हुआ है, उसको पहले देख लेते हैं, फिर समझेंगे ये क्या होता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी और सिस्टम, एनर्जी ऑफ अ सिस्टम होता है, मैं तो बोलूंगा भाई। जो पोटेंशियल एनर्जी की बात होती है एक्चुअली वो सिस्टम के लिए होती है। इज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इन ब्रिंगिंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू प्रेजेंट पोजीशन। देखो मैंने बोला सिस्टम की बात है। सिस्टम की बात मतलब जैसे हम पोटेंशियल में अपना मास इन्फिनिटी से उठाकर ला रहे थे, वैसे ही हम अपना सिस्टम इस बार कहां से उठाकर लाएंगे? पोटेंशियल इन्फिनिटी से उठा के लाएंगे। क्या बोला मैंने? जैसे हम पोटेंशियल में अपना मास इन्फिनिटी से उठाकर ला रहे थे, वैसे ही हम यहाँ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में अपना सिस्टम इन्फिनिटी से उठाकर लाएंगे। ठीक है, ओके 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 ओके। मान लीजिए यहाँ पर एक मास रखा हुआ है m1 और दूसरा मास रखा हुआ है m2, ऐसे बस रखे हुए है ना। ये एक सिस्टम है, ठीक है ना। ये इन्फिनिटी पे रखे तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई भाई? इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हो गई 0, ठीक है ना। इन्फिनिटी पे ऐसी पोटेंशियल एनर्जी 0 मानते हैं हम। अच्छा, फिर इन्फिनिटी से उठाकर आप लेकर आए और आपने m1 मास को रख दिया इधर, ठीक है ना, और m2 मास को रख दिया इधर, ठीक है ना। कितनी डिस्टेंस पे? कितने डिस्टेंस पे रख दिया? r डिस्टेंस पे रख दिया। ध्यान से सुनो, आपने इन्फिनिटी पे रखा था दो मासेस को, ठीक है ना। आप दोनों को उठाकर लाए और आपने ऐसे रख दिया, तो आपने क्या कर दिया? अपने एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम में चेंज कर दिया। यही बात समझ में? ये पहला सिस्टम था ना, ये दूसरा सिस्टम था, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगी? पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, तो ये होगी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। आई मेरी बात समझ में? हाँ सर, ठीक। तो ये जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बनेगी, ये क्या कहलाएगी? इसका फॉर्मूला कहलाएगा नेगेटिव ऑफ जी m1 m2 अपॉन r। बस खत्म। ये क्या है भाई? एक सिस्टम की, या कन्फिग्रेशन भी इसको बोलते हैं, एक कन्फिग्रेशन की या एक सिस्टम की क्या है? पोटेंशियल एनर्जी है। हमेशा याद रखना कि हम हमेशा कन्फिग्रेशन या सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। आई बात समझ में? अब इसमें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जा रही है, वो बात अलग है, क्योंकि हम इन्फिनिटी से उठाकर ला रहे हैं। तो हम बोल पाएंगे भाई एक पर्टिकुलर कन्फिग्रेशन की पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी m1 m2 अपॉन r है। बट अगर आप देखो यहाँ पर अगर कोई दूसरा कन्फिग्रेशन होता तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी दूसरी होती। यहाँ पर इनिशियल 0 इसलिए है क्योंकि इनिशियल कहाँ पे रखे हुए हैं? मासेस आपके इन्फिनिटी पे रखे हैं, ठीक है सर। द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 एंड m2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r इज गिवन बाय, बता चुका हूँ मैं आपको। ये देखिए लिखा हुआ है फॉर्मूला, ये देखिए वही फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक। आगे द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सरफेस ऑफ द अर्थ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है ये, जिसमें r क्या है? सरफेस ऑफ, r क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ, ओके। फिर डिफरेंस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास m एट हाइट h, चलिए इसके बारे में बात करेंगे, टेंशन बिल्कुल लेने की जरूरत नहीं है। तो आप पोटेंशियल एनर्जी समझ गए हो, ये होती है पोटेंशियल एनर्जी का ऐसा यूनिट होगी जूल में, ये बात आपको पता है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक। अच्छा, आपने पोटेंशियल का एक फॉर्मूला पढ़ा था VA माइनस VB, या VB माइनस VA, VB माइनस VA इक्वल टू VAW वर्क डन A से B ले जाने में जो हुआ है डिवाइड बाय मास।
डिवाइड बाय मास। अच्छा, ये वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स है, अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स बोलूंगा मैं, वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स है। हाँ, तो ये भी क्या हो जाएगा भाई, कंजर्वेटिव फोर्स के वर्क डन जैसा ही हो जाएगा। वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स क्या कराता है, नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कराता है, नेगेटिव ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी कराता है, पता है कि नहीं। तो ये वही पोटेंशियल एनर्जी, इन पोटेंशियल एनर्जी को आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है ना। तो अगर कल के दिन आपको ऐसा फॉर्मुला दिख जाएगी यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिखा हो तो डर मत जाना, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज लिखा हो तो डर मत जाना, ठीक है। ओके सर, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ। अब ये अर्थ है, मैंने बोला अर्थ की रेडियस होगी आर, मान लिया मैंने अर्थ की रेडियस कितनी है भाई, कैपिटल आर। क्या ये अर्थ की रेडियस दिख रही है, मैं पूछना चाहूंगा शुभम भाई से, ये आर दिख रहा है क्या लाल कलर का, चलिए आपको दिख रहा होगा। मैं यहाँ पर एक मास बनाता हूँ अर्थ के सरफेस पे, है ना, एम, ठीक है ना। अर्थ का मास कितना है, कैपिटल एम। तो अर्थ के सरफेस पे अगर ये मास रखा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो मैं लिख रहा हूँ एट सरफेस ऑफ अर्थ, एट सरफेस ऑफ अर्थ क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी होगी माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, बस यही होगी, यही पोटेंशियल एनर्जी होने वाली है ड्यू टू अर्थ, ठीक है, पक्का 100%। अच्छा, इसकी यूनिट क्या होगी, एनर्जी की यूनिट जो होती है, ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, क्या, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका फॉर्मूला आगे आपको बताया गया था, ये देखो कहाँ गया, अरे दादा, अरे ये यहाँ पे ये सीधे कैसे आ गया, चलिए कोई नहीं, हम लगता है एक स्लाइड छोड़ चुके हैं, ठीक है, उसको पढ़ लेंगे। ये फॉर्मूला देखिए, ये फॉर्मूला आपके सामने है mgh/1 + h/r। एक्चुअल में ये फॉर्मूला होता है कब, जब आपका मास कहाँ पहुँच जाए, किसी हाइट पर पहुँच जाए। यही मास, अगर यही मास यहाँ होता, यहाँ पहुँच गया होता h हाइट पे, कहाँ पहुँच गया होता भाई, h हाइट पे पहुँच गया होता, तो हम बोलते भाई ये हो गई रेडियस r और ये हो गया प्लस h, है ना। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना है, वो पूछ रहा है चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जब आप उसको सरफेस ऑफ अर्थ से उठाकर किसी पर्टिकुलर h हाइट पर लेकर जाओगे तो बताओ। तो मैंने लिखा भाई uf - ui इज इक्वल्स टू डेल्टा u इज इक्वल्स टू mgh 1 + h/r। ये है फॉर्मूला एग्जैक्ट, ठीक है ना, ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। अच्छा, अगर कभी ऐसा बोल दिया कि जो हाइट पर आप लेकर जा रहे हो, ये जो h है ये क्या है, बहुत छोटा है रेडियस ऑफ अर्थ के सामने, अगर ऐसा बोल दिया तो फिर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखने लग जाते हो, mgh लिखने लग जाते हो। कंडीशन है भाई mgh लिखने की, mgh लिखने की कंडीशन है, वो कंडीशन क्या है कि अगर आप जिस हाइट पर अपने मास को लेकर जा रहे हो सरफेस ऑफ अर्थ से, उसकी वैल्यू h की वैल्यू अगर r से बहुत ज़्यादा कम हो गई तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी mgh हो जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, हाँ सर समझ में आ गई, 100%, हाँ सर 100%। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये एक पॉइंट था जिसके आपको डिस्कशन करना चाहिए तो मैं ये बोल रहा हूँ कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है ना, इनने एक सिस्टम बनाया हुआ, आप देख सकते हो। क्या होगा, हो सकता है इनिशियली ये चारों मास कहाँ रखे होंगे, इन्फिनिटी पे रखे होंगे, वहां से उठा के चार मास हमने इस तरीके से इस अरेंजमेंट में लाकर रख दिए। तो इस पूरे सिस्टम की, इस अरेंजमेंट की, इस कॉन्फ़िगरेशन की पूछ रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी निकाल कर बता दो। तो पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी होती है, सीधे सीधे क्या कर सकते हो आप, जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, नई बात क्या है जो हमें यहाँ पढ़नी है, समझते हैं। देखो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल तो जीरो कर दी क्योंकि मैं इन्फिनिटी से उठाकर ला रहा हूँ। चलिए आइए देखते हैं। यहाँ पर एक तो इसके कारण, ये दोनों मासेस के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी, इसके कारण, इन दोनों के कारण, फिर इन दोनों के कारण, फिर इन दोनों के कारण, 1 2 3 4, फिर इन दोनों के कारण 5 और इन दोनों के कारण 6। समझ में आई बात, नहीं समझ में? नहीं सर कुछ समझ नहीं आया, 5 6 ही करता रह गया सर मैं। अच्छा आओ समझते हैं। देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर हम मान लें इन दोनों मासेस के कारण एक पोटेंशियल एनर्जी होगी, मान लीजिए 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 के कारण होगी, इन दोनों के कारण। फिर यहाँ पर होगी पोटेंशियल एनर्जी 2 और 3 के कारण, फिर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी होगी 3 और 4 के कारण, और फिर यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 1 और 4 के कारण। किसके कारण? 1 और 4 के कारण। चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आइए, अब इसके अलावा और कोई पोटेंशियल एनर्जी हो सकती है क्या? मैंने कोई छोड़ दी क्या? अगर आप देखो तो हाँ सर, आपने एक तो छोड़ दिया है और मुझे लग रहा है 2 छोड़ दिया है। एक छोड़ा है कि 2 छोड़ा है सर? एक छोड़ा है, मैं बोलूँगा नहीं 2 छोड़े। एक तो इन मास का, इन दोनों मास के कारण, देखो एक तो इन दोनों मासेस के कारण और एक
इन दोनों मासेस के कारण, एक इन दोनों मासेस के कारण, इन दोनों मासेस के कारण। देखा कि नहीं देखा? हाँ सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी 2 और 4 के कारण, अरे दे 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 अरे दे 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 एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी 2 और 4 के कारण, और एक पोटेंशियल एनर्जी बनेगी 1 और 3 के कारण। ठीक है, तो अब मेरे पास पूरा डेटा आ गया है कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी 1 और 2 के कारण होगी, 2 और 3 के कारण होगी, 3 और 4 के कारण होगी, एंड 4 एंड 1 के कारण होगी, 4 एंड 1 के कारण होगी, प्लस 2 और 4 के कारण भी होगी, प्लस 1 और 3 के कारण भी होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर आपने देखा कि 6 चीज़ें आई, मतलब 6 पोटेंशियल एनर्जीज आई हैं, 6 पोटेंशियल एनर्जीज आई हैं। ठीक है, निकाल सकते हो सबकी वैल्यू, बिल्कुल निकाल सकते हैं। U12 क्या होगा? U12 होगा माइनस जी m है तो m का स्क्वायर माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितना है a। सिमिलरली ये क्या होगा? माइनस जी एम स्क्वायर अपॉन a। सिमिलरली ये क्या होगा? माइनस जी एम स्क्वायर बाय a। सिमिलरली ये क्या होगा? जी एम स्क्वायर बाय a। और ये क्या होगा? 2 4, 2 और 4 के बीच का डिस्टेंस कितना है? अगर ये a है, ये a है, तो ये a√2 हो जाएगा, हाँ कि ना? और ये भी कितना हो जाएगा? a√2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर बाय a√2, और एक और आ जाएगा माइनस जी एम स्क्वायर बाय a√2। कुछ गलत कहा क्या मैंने? नहीं सर, कुछ भी गलत नहीं कहा है। पक्का? तो आप इस तरीके से जोड़कर इनको आप जोड़ोगे तो ये 1 2 3 4, तो माइनस 4 टाइम्स ऑफ जी एम स्क्वायर बाय a हो जाएगा, 1 2 3 4, और ये हो जाएगा माइनस 2 टाइम्स ऑफ जी एम स्क्वायर अपॉन a√2। अगर √2 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई कर दूँ, √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूँ, तो इससे कट जाएगा, कितना आ जाएगा? माइनस 4 जी एम स्क्वायर बाय a माइनस √2 जी एम स्क्वायर बाय a। सही लिखा है मैंने? हाँ, तो आप इससे कॉमन ले सकते हो, जी एम स्क्वायर बाय ए माइनस बाहर निकाल सकते हो, जो भी आपको कॉमन निकालना हो, और आंसर आपका आ गया है कि टोटल इस सिस्टम की, इस कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। अब इसमें क्वेश्चन कैसे बन जाते हैं? वो बोलेगा कि सुनो, पहले ये जो स्क्वायर था ये ए साइड का था, है ना? पहले जो सिस्टम था, जो कॉन्फ़िगरेशन था, जो अरेंजमेंट था, उसमें जो स्क्वायर था वो ए साइड का था। बाद में क्या कर दिया गया? इन मास को थोड़ा उठाकर दूर रख दिया गया, ताकि ये जो साइड थी ए की जगह क्या हो जाए? 2a हो जाए। ऐसा पूछ लेता है कि ये साइड क्या हो जाए? ए की जगह 2a हो जाए, बड़ा हो जाए स्क्वायर। तो फिर बताइए कि कितना वर्क करना पड़ेगा इस सिस्टम का अरेंजमेंट चेंज करने के लिए। तो आप क्या करोगे? पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे, इनिशियल एनर्जी निकालोगे इस सिस्टम की, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। फिर उसके बाद जब ये स्क्वायर 2a का हो जाएगा तो आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लोगे, दोनों को माइनस कर दोगे, वही वर्क डन होगा, वही वर्क डन होने वाला है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है ना? एक्चुअल में असल फॉर्मूला ये होता है पोटेंशियल एनर्जी चेंज का, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का असल फॉर्मूला ये होता है। हम जो mgh यूज करते हैं, वो तब करते हैं जब h की वैल्यू क्या हो? व्हेन h इज लेस देन r, बहुत छोटा हो। तब h r के कंपैरिजन में क्या हो? बहुत छोटा हो। r क्या है भाई? 6400 किलोमीटर है, 6400 किलोमीटर है ना। अगर h की वैल्यू लेस देन 10 किलोमीटर हो जाती है, अगर h की वैल्यू लेस देन 10 किलोमीटर हो जाती है, तो फिर आप बोलने लग जाते हो कि यार h बाय r का जो रेशो है वो टेंड्स टू 0 होने लग जाएगा, h बाय r का रेशो टेंड्स टू 0 होने लग जाएगा। फिर आप चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखने लग जाओगे? mgh क्या लिखने लग जाओगे? mgh। ठीक है, ये कितना अच्छा ऐड बनाया था। सोचो कि mdh का ऐसा ऐड बना हुआ है कि वो सबके मुंह पर छाया हुआ है, कि अगर आप ऐसा सोचो mgh आपको लिखा हुआ देखो तो अपने आप मुंह से निकल जा रहा है। क्या ऐड बनाया था, मतलब शानदार ऐड। चलिए, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अर्थ हमने पढ़ लिया है। आगे बढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी, इंपॉर्टेंट चीज, एस्केप वेलोसिटी। एस्केप कराना है, अब हमको क्या करना है? किसी बॉडी को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेकर जाना है। किसी बॉडी को आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेकर जाना है। बाहर लेकर जाना कहाँ है? अरे आप बोल रहे हो कि मैं आउट ऑफ टाउन जा रहा हूँ, आउट ऑफ टाउन जा रहे हो, लेकिन कहाँ जा रहे हो? अरे दिल्ली जा रहे हो, मुंबई जा रहे हो, कोलकाता जा रहे हो, ग्वालियर जा रहे हो, भोपाल जा रहे हो, इंदौर जा रहे हो, पुणे जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो जब आप एस्केप वेलोसिटी की बात करते हो तो आप पहले ये सवाल पूछते हो कि भाई एस्केप कहाँ से कर रहे हो और कहाँ जाना है ना? तो कोई बोलेगा भाई मैं प्लेनेट के सरफेस से, किसी पर्टिकुलर प्लेनेट के सरफेस से एस्केप करना चाहता हूँ, किसी बॉडी को कराना चाहता हूँ, चलो मान लो, है ना? और उसको एस्केप कराकर कहाँ ले जाना चाहता हूँ? हमेशा एस्केप वेलोसिटी आप याद रखना, जब भी आप बात करोगे एस्केप वेलोसिटी में, तो एस्केप रिप्रेजेंट्स
बॉडी एट इन्फिनिटी। कहाँ ले आना है एस्केप करा के? इन्फिनिटी पर लेकर जाना है, बॉडी को एस्केप करा के इन्फिनिटी तक लेकर जाना है, ठीक है। तो इट इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ सो दैट इट एस्केप्स द ग्रेविटेशनल फील्ड्स ऑफ द अर्थ। ओके, फॉर्मूला तो आपके सामने है, थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे तो शायद आपको याद आ जाएगा कि हाँ हाँ ऐसा कुछ हमने पढ़ा था। आइए, तो अगर हम एस्केप वेलोसिटी की बात करें तो एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है, मान लीजिए ये अर्थ है, अर्थ की बात कर रहे हैं, अर्थ का मास है कैपिटल M, रेडियस है कैपिटल R, ठीक है ना। यहाँ पर एक मास रखा हुआ है जिसको क्या कराना है? एस्केप कराना है। एस्केप कराकर कहाँ ले जाना है? इन्फिनिटी पर ले जाना है। एस्केप कराकर कहाँ ले जाना है? इन्फिनिटी पर ले जाना है। याद रखना, एस्केप कराना मतलब हमेशा कहाँ ले जाना? इन्फिनिटी पर लेकर जाना। अच्छा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इनिशियल कुछ वेलोसिटी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? हाँ सर, उस वेलोसिटी को मैं एस्केप वेलोसिटी बोल रहा हूँ। मैं इसको इतनी वेलोसिटी दे रहा हूँ कि ये मास निकल कर चला जाएगा, कहाँ पहुँच जाएगा? इन्फिनिटी में पहुँच जाएगा। अब इन्फिनिटी तक पहुँचा दिया तो हमको पता है ना कि ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इन्फिनिटी पर जाकर जीरो हो जाती है। तो अगर ये मास इन्फिनिटी तक पहुँच गया तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, ऐसा हम मान लेते हैं। अच्छा, इन्फिनिटी पे हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। बॉडी की काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी जीरो। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्सेस इन्वॉल्व है और कोई फोर्स तो इन्वॉल्व है नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग सकती है, इस पे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी लग सकती है। तो इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी आप लगाओगे। दिस इज द इनिशियल कंडीशन। ये क्या है भाई? इनिशियल कंडीशन है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बताओ मुझे? ये इनिशियल कंडीशन है भाई। इनिशियल कंडीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? सरफेस ऑफ द अर्थ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? -GMM अपॉन R। लो भाई, -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ। और काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, सर आप इसको ये वेलोसिटी देकर फेंक रहे हो ना, तो हाफ mv का स्क्वायर, ठीक। ओके 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 ओके। तो जितनी एनर्जी यहाँ है और जितनी एनर्जी यहाँ है मैकेनिकल एनर्जी हम क्या कर रहे हैं? कंजर्व करा रहे हैं। तो mi इज इक्वल्स टू mf, यानी कि इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी -G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस हाफ m ve का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए, हाँ सर समझ गए, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ये m गया, 0 हो गया, तो -G कैपिटल M अपॉन R इज इक्वल्स टू माइनस हाफ VE का स्क्वायर। तो आप माइनस से माइनस काट दो पहले तो। अच्छा, GM को आप क्या लिख सकते हो? GM को हम क्या लिख सकते हैं? याद करो, G इज इक्वल्स टू कैपिटल G कैपिटल M अपॉन R स्क्वायर। तो हम GM को क्या लिख सकते हैं? G इंटू R स्क्वायर लिख सकते हैं। देखो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ वैल्यू पुट की, जैसे ही मैंने GR स्क्वायर की, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, देखिएगा, जैसे ही मैंने GM की वैल्यू पुट की, कैपिटल स्मॉल g R स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इज इक्वल्स टू हाफ VE का स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए R से R कट गया, तो VE की वैल्यू कितनी आ गई? √2GR, √2GR। ये कहाँ की बात है भाई? अर्थ सरफेस की, एट अर्थ सरफेस। कहाँ से आप प्रोजेक्ट कर रहे हो भाई? कहाँ से फेंक रहे हो अपनी बॉडी को? अर्थ के सरफेस से फेंक रहे हो, अर्थ के सरफेस से फेंक रहे हो। सर एस्केप वेलोसिटी हमेशा अर्थ के सरफेस से ही निकाली जाएगी क्या? नहीं, हमेशा अर्थ से ही निकाली जाएगी क्या? नहीं। पक्की बात है? हाँ सर पक्की बात है। ये वाला जो रिलेशन है आप इतना याद रखो, इससे आप किसी भी प्लैनेट के लिए उसकी एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हो। यहाँ पर जो हमारे पास एक रिलेशन आएगा अंडर रूट, यहाँ से देखिए VE इज इक्वल टू √2GM/R, एक रिलेशन ये भी आएगा। देखिए इसको ध्यान से देखिए, इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से मैं लिख रहा हूँ ये रिलेशन, देखो VE इज इक्वल टू √2 टाइम्स ऑफ GM/R। ये काहे का फॉर्मूला है? ये किस चीज़ का फॉर्मूला है? यहाँ पर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तो सबके लिए कांस्टेंट है। यहाँ आप कोई भी मास हो, कोई भी प्लैनेट हो, उसका मास रख सकते हो, कोई भी प्लैनेट हो उसका मास रख सकते हो, उसकी रेडियस रख सकते हो और उसके लिए क्या निकाल सकते हो? एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हो। समझ में आई बात कि नहीं आई? हाँ सर समझ में आ गई। तो अगर आपको किसी भी प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी निकालनी है तो आप ये फॉर्मूला यूज करोगे √2GM/R। लेकिन अगर आपने ये फॉर्मूला यूज किया है √2GR, तो इसका मतलब ये है आप अर्थ के सरफेस की बात कर रहे हो। यहाँ पर आप G की वैल्यू पुट करोगे 9.8, R की वैल्यू पुट करोगे 6.4 × 10⁻6 मीटर, तो आपके पास निकल कर आएगी एस्केप वेलोसिटी अर्थ से कितनी? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड।
मतलब अगर किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस से छोड़कर इन्फिनिटी की तरफ जाना है या अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर जाना है तो उसको कितनी एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी? 11.2। मतलब कोई भी रॉकेट वॉकेट जो बाहर जाते हैं अर्थ के सरफेस से जब वो बाहर निकलते हैं, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से जब बाहर निकलते हैं तो उनको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड कम से कम तो लगती ही होगी, मुझे ऐसा लगता है। एक ऑब्जेक्ट है कोई भी, चलो रॉकेट वॉकेट छोड़ो, कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर उसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकलना होगा तो पक्की बात है कि उसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड लगेगी। अच्छा, अब आप देखिए कि यहां पर जब आप एस्केप वेलोसिटी निकालते हो उसमें इंक्लूड होता है मास ऑफ द प्लैनेट, रेडियस ऑफ द प्लैनेट। क्या ये कहीं भी मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करती है एस्केप वेलोसिटी? नहीं। मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करती है? बिल्कुल नहीं करती है। शेप ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करती है? बिल्कुल नहीं करती है। डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन पे भी नहीं करती। मतलब आप इधर, मतलब अर्थ के सरफेस से मैं इधर फेंकूं इसको, चाहे मैं इधर फेंक दूं, चाहे मैं इधर फेंक दूं, चाहे मैं इधर फेंक दूं, कहीं भी फेंक दूं, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करेगी। एस्केप वेलोसिटी जो है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड है अगर आप अर्थ के सरफेस से किसी बॉडी को एस्केप कराना चाहते हो तो, बस बात खत्म। तो अंग्रेजी पढ़ते हैं, एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास और शेप और साइज ऑफ द बॉडी, ठीक है, एंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी। फॉर अर्थ वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। वो आप कैसे निकालते हो? यहाँ पर वैल्यू पुट करते हो, जी की 9.8, आर की वैल्यू पुट करते हो 6.4 × 10⁶ मीटर और आंसर अब आपके पास आ जाता है। तो किसी प्लैनेट के लिए अगर एस्केप वेलोसिटी निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला, अर्थ के लिए निकालनी होगी तो ये फॉर्मूला, ठीक है ना, इसको याद रख लीजिएगा। लेकिन ये कब लगेगा? जब आप अर्थ के सरफेस से कर रहे होगे, अर्थ के सरफेस से या किसी प्लैनेट के सरफेस से एस्केप करा रहे होगे बॉडी को, तब ये फॉर्मूला लगेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ, एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ। हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला आया है √2gm/r, यही आया है, ठीक है ना। मास ऑफ अर्थ जो है उसको हम डेंसिटी ऑफ अर्थ इंटू वॉल्यूम बोल सकते हैं, बिल्कुल, तो हो जाएगा डेंसिटी इंटू 4/3 पाई रेडियस का क्यूब। तो एस्केप वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी क्या आएगी? 2 टाइम्स ऑफ g अपॉन r, 2 टाइम्स ऑफ g अपॉन r। m की वैल्यू आपने रख दी डेंसिटी इंटू 4/3 पाई r क्यूब। ये काट दिया r से, ये काट दिया, ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, 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 ठीक है। चलिए, तो VE इज इक्वल्स टू क्या क्या कांस्टेंट है अंदर? 2 कांस्टेंट है, g कांस्टेंट है, 4/3 पाई कांस्टेंट है, 2g 4/3 पाई, 2g इंटू 4/3 पाई, इसको हमने एक साथ लिख लिया और ये क्या हो गया? ρr²। सही लिखा है ना? जो ये हो गया पाई r क्यूब, तो यहाँ से हमने काटा, ठीक है। चलिए 2g हमने 8 दिया 8 से हो गया, ठीक है, चलो बढ़िया। अब यहाँ पर हम इस चीज़ को क्या बोले? 2g 4/3 पाई, इसको क्या बोले भाई? ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, ये कांस्टेंट हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है क्या? आप किसी भी प्लैनेट पर चले जाओ, हाँ सर जी, हर जगह कांस्टेंट रहेगा, 4/3 हर जगह कांस्टेंट रहेगा, पाई हर जगह कांस्टेंट ही रहने वाला है, पक्का? हाँ सर पक्का, क्लियर? हाँ सर क्लियर। तो VE इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं √ कांस्टेंट इंटू रो इंटू r का स्क्वायर, या ऐसा भी बोल सकते हो कि r आप बाहर निकाल लो, √ कांस्टेंट इंटू रो। ये आ गया आपके पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला, ठीक है ना। अच्छा, इस कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर है? 2 × g 4/3 × पाई के बराबर, 2g इंटू 4/3 × पाई के बराबर। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तो हम इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी निकाल चुके हैं अपनी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं। एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम सम हाइट, ये देखो बात आ गई। आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर हमेशा एस्केप जो निकालते हो वेलोसिटी आप, वो हमेशा प्लेनेट के सरफेस से ही निकालोगे क्या? यहाँ बार बार अर्थ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अर्थ पर रहता हूँ यार, तो अर्थ की ही बात ही करूंगा। तो आप जब भी एस्केप वेलोसिटी निकालते हो तो क्या हमेशा सरफेस से निकालोगे किसी प्लैनेट की? नहीं, जरूरी नहीं है, आप किसी पर्टिकुलर हाइट से भी निकाल सकते हो। ये बोल दिया गया आपको कि मान लीजिए आपका जो मास है, ये मास है आपका, ये m मास है, m मास है, ये यहाँ से कितना ऊपर है? m मास यहाँ से h हाइट ऊपर है, ठीक है, ओके। और इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है r, ठीक। अगर आपसे कोई बोले कि भाई मुझे इस पर्टिकुलर हाइट पर जो हमारा मास रखा हुआ है h हाइट पर, वहां से एस्केप कराना है इस मास को, मैंने कहा ठीक है, एस्केप कराने का कंसेप्ट तो मैं सीख गया हूँ। एस्केप कराना मतलब इन्फिनिटी तक ले जाना, एस्केप कराना मतलब इन्फिनिटी तक ले जाना। तो मैंने बोला कि मैं इसको एक वेलोसिटी देता हूँ जो इसकी एस्केप वेलोसिटी होगी, है ना। कुल मिलाकर क्या करना है हमें? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व करानी है।
इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी शुड बी इक्वल टू फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। समझे बात कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो यहाँ पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी बताओ मुझे, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, अच्छा इस एच की वैल्यू को मैं कैपिटल आर के बराबर मान लेता हूँ, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा हमारा, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा कि आर प्लस एच ही करके करता रहूँ। नहीं सर आर प्लस एच में थोड़ा बड़ी हो जाएगी वैल्यू, तो मैंने एच की वैल्यू को क्या मान लिया, आर मान लिया, ठीक है ना। तो यहाँ आर प्लस आर कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ आर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी ई का स्क्वायर। फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी, 0, ठीक है। वाओ, चलो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर माइनस ऑफ प्लस ऑफ हाफ एम वी ई का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 0 इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0। फिर वही बातें, फिर वही काम, फिर वही मिसले, फिर वही आराम। एम से हमने एम काट दिया, ठीक है। माइनस जी एम को हम क्या लिख सकते हैं, जी इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर। लिखूँ कि नहीं लिखूँ, अभी मत लिखो सर, अभी मत लिखो, अभी इसको एज इट इज रहने दो। माइनस अरे रे 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 माइनस जी एम अपॉन ट्वाइस ऑफ आर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ हाफ वी ई का स्क्वायर, ठीक है ना। ये माइनस से ये माइनस कट गया, ठीक है ना, ये 2 से ये 2 कट गया। चलिए वेरी गुड, तो ये कितना हो जाएगा, जी एम अपॉन आर इज इक्वल्स टू वी ई का स्क्वायर। कितना आ गया ये, वी ई इज इक्वल्स टू अंडर रूट जी एम बटे आर, ठीक। तो आप समझ गए ना, कुल मिलाकर कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर समझ में आ गया। अगर वो बोलेगा कि किसी पर्टिकुलर हाइट से एस्केप कराओ तो आपको वहां की पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वहां की मैकेनिकल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी क्या करानी पड़ेगी, इक्वेट करानी पड़ेगी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी इज ऑलवेज वैलिड, मतलब ऑलवेज वैलिड का मतलब ऑलवेज एप्लीकेबल, हमेशा लगाते हैं हम एस्केप वेलोसिटी में। तो एस्केप वेलोसिटी में और कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो, एस्केप वेलोसिटी में और कुछ नहीं है। एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ, एस्केप वेलोसिटी का मतलब है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, ऐसे याद रखो आप, ठीक। अच्छा कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको बोल दे कि इस पर्टिकुलर हाइट पर इस मास के पास v वेलोसिटी है, ऐसा बोल दे, चलो कि भाई इस पर्टिकुलर हाइट पर जाकर इस मास के पास v वेलोसिटी है, पहले से उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, तो आप क्या करोगे, उसको भी लिख कर रखोगे, फिर यहाँ पर उसको भी यहाँ पर इंक्लूड करके रखोगे और फिर जाकर निकालोगे कि कितनी वेलोसिटी और इसको देनी पड़ेगी कि ये निकलकर इन्फिनिटी पे पहुंच जाए। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई। अच्छा हम बात कर रहे थे जो ये वाले फॉर्मूले की, कहाँ गया, अंडर रूट 2 जी एम बाई आर। ये कब है, जब आप किसी प्लैनेट के सरफेस से एस्केप कराना चाहो किसी बॉडी को, है ना। और अगर आपको कोई ऐसा बोल दे कि सुनो, यहीं पर बता देता हूँ कि एक पर्टिकुलर हाइट है m, है ना, एक पर्टिकुलर हाइट है m पर ये h हाइट पर हमारा ये मास रखा हुआ है, ये रेडियस है r, ये रेडियस है r। समझे कि नहीं समझे? ये केस देख रहे हो, मास जो है वो अर्थ के सरफेस से h हाइट ऊपर है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या कि ये अर्थ के सेंटर से कितना दूर है, क्या ये स्मॉल r डिस्टेंस दूर है? अरे स्मॉल r की वैल्यू किसके बराबर है, स्मॉल r की वैल्यू है कैपिटल R प्लस h के बराबर। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई परेशानी नहीं है। तो जब भी आपको ऐसा कोई बोले, सुनना मेरी बात ध्यान से, कि किसी प्लैनेट के सरफेस से h हाइट ऊपर, किसी के प्लैनेट के सरफेस से h हाइट ऊपर से आपको निकालनी है कितनी वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, कितनी नहीं, किसकी, एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। तो एक जनरलाइज फार्मूला है अंडर रूट 2gm अपॉन, जो मैं कैपिटल R लिख रहा था, उसकी जगह मैं स्मॉल r रख दूंगा और स्मॉल r की वैल्यू क्या हो जाएगी, r प्लस h। तो ये झंझट खत्म है, ये मैंने जनरलाइज फार्मूला निकाल लिया। अगर बोल दे कि एट दी सरफेस ऑफ प्लैनेट बोल दे, तो यहाँ कैपिटल R हो जाएगा, h 0 हो जाएगा। और बोल देगा कि बताओ अगर हाइट पर ले गए जो हाइट r के बराबर है, समझे, तो स्मॉल r की वैल्यू r प्लस r ट्वाइस ऑफ r हो जाएगी। यहाँ ट्वाइस ऑफ r रख देना, 2 कट जाएगा, gm बाय r आ जाएगा, जो हमने यहाँ पर निकाला। ये देखो जो हमने यहाँ पर निकाला, समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गया। तो ये जनरलाइज फॉर्मूला है, आप इसको याद रखिए, रिमेंबर इट, रिमेंबर दिस फॉर्मूला, ठीक है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं।
अब एस्केप वेलोसिटी में क्या बोल रहा है, इट बिकम्स इजियर टू अटेन एस्केप वेलोसिटी इफ द बॉडी इज प्रोजेक्टेड इन द डायरेक्शन इन विच द अर्थ इज मूविंग। ऐसा बोला गया है कि यार प्रैक्टिकली देखो तो थोड़ा सा तो अंतर आता है कि जिस डायरेक्शन में अर्थ घूम रही है, अगर उसी डायरेक्शन में आप क्या कर दो, उसी डायरेक्शन में क्या कर दो, अपनी बॉडी को प्रोजेक्ट करा दो इनिशियल वेलोसिटी देकर, एस्केप वेलोसिटी देकर, तो ज़्यादा आसान होता है, थोड़ी कम एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ती है क्योंकि अर्थ का रोटेशन सपोर्ट कर जाता है। ये बात निगलेक्ट नहीं कर सकते, ये बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, एज द एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, एज द एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन द मास एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, प्लैनेट पे डिपेंड करता है ना, फ्रॉम द सरफेस ऑफ विच द बॉडी इज प्रोजेक्टेड, सो वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट प्लैनेट्स। ये बात भी है, हर प्लैनेट के लिए एस्केप वेलोसिटी अलग अलग होती है। A planet will have atmosphere if the root mean square velocity of its atmospheric molecule is less than the हाँ, इतनी अंग्रेजी ली हुई है, इसका कोई मतलब नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुनो कि किसी भी प्लैनेट के पास एटमॉस्फेयर तब होता है जब उसके गैस के मॉलिक्यूल्स, किसी प्लैनेट के पास एटमॉस्फेयर तब होता है कि जब गैस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट, उनकी जो स्पीड होती है, उनकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वेलोसिटी की, उनकी जो आरएमएस वैल्यू होती है वेलोसिटी की, आरएमएस वैल्यू, जिससे वो क्या करते हैं, से वाइब्रेट कर रहे होते हैं ना, से वाइब्रेट कर रहे होते हैं ऐसे ऐसे। अगर वो वैल्यू एस्केप वेलोसिटी से कम है, अगर जो पार्टिकल है एटमॉस्फेयर में उनकी आरएमएस वेलोसिटी अगर एस्केप वेलोसिटी से कम है तो एटमॉस्फेयर होगा, तो एटमॉस्फेयर होगा, एटमॉस्फेयर होगा। और अगर उल्टा हो गया कि आरएमएस वैल्यू क्या हो गई भाई, ज़्यादा हो गई एस्केप वेलोसिटी से, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स होंगे ना आपके एटमॉस्फेयर में वो क्या कर जाएंगे, सरफेस को छोड़कर चले जाएंगे। सरफेस को मतलब प्लैनेट के एटमॉस्फेयर को छोड़कर बाहर निकल जाएंगे। एस्केप वेलोसिटी रोक सकती थी उनको, अरे भैया उनकी खुद की वेलोसिटी अब एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा हो गई तो यहाँ पर एटमॉस्फेयर नहीं होगा, एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट, एटमॉस्फेयर इज एब्सेंट। क्लियर, यही अंग्रेजी में लिखा है कि a planet will have atmosphere if root mean square velocity of its atmospheric molecule is less than the escape velocity for the given planet. That is why moon has no atmosphere. moon के पास कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पर जो एस्केप वेलोसिटी है उसकी वैल्यू है 2.3 किलोमीटर पर सेकेंड, और वहां पर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है उनकी खुद की जो आरएमएस वैल्यू होगी वो 2.3 से ज्यादा होगी, तो निकल जाते होंगे एटमॉस्फेयर छोड़कर, समझे। वैसे अगर आप जुपिटर को देखोगे तो जुपिटर के पास थिक एटमॉस्फेयर है क्योंकि एस्केप वेलोसिटी देखो कितनी ज़्यादा है, 60 किलोमीटर पर सेकंड भाई, 60 किलोमीटर पर सेकंड। तो कोई मॉलिक्यूल गैसियस बाहर जाएगा ही नहीं, सब अंदर फंसे रहेंगे और एटमॉस्फेयर अपना बनाते रहेंगे, ठीक है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट इज द वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू पुट द सैटेलाइट इनटू इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। किसी भी पर्टिकुलर सैटेलाइट को किसी अर्थ के ऑर्बिट में जाकर सेट कर देना, ये होता है कि हम किसी सैटेलाइट को भेजना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, लेकिन उसको भेजने के लिए कुछ पर्टिकुलर वेलोसिटी लगती है कि वो उसी ऑर्बिट में जाकर सेट हो जाए, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। अच्छा, इसका फॉर्मूला सबसे पहले तो आप देख ही लो, ये है इसका फॉर्मूला ऑर्बिटल वेलोसिटी का, ठीक है ना। अब ये कैसे निकला, देखिए फटाफट देखते हैं इस चीज को। ये मान लीजिए अर्थ है ना, अर्थ है, और इसको कंट्रोल C कंट्रोल V कर देता हूँ, तो एक मेरे पास अर्थ का ऑर्बिट भी आ गया, ठीक है ना, अर्थ का ऑर्बिट भी आ गया। चलिए वेरी गुड। यहाँ पर एक मास है, कितना डिस्टेंस दूर, r डिस्टेंस दूर। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ, कैपिटल R, एंड दिस इज द स्मॉल r रेडियस, दिस इज द स्मॉल r रेडियस, ठीक है। इसको आप बोल रहे हो h हाइट, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है इसको आप बोल रहे हो h हाइट, ठीक है ना। ओके सर, यहाँ पर है आपकी मान लीजिए कोई सैटेलाइट मास m की, अगर ये घूम रही है और मैं सैटेलाइट पर जाकर बैठ जाऊँ, घूम रही है और सैटेलाइट पर मैं जाकर बैठ जाऊँ, तो इसको मैंने बोला कि यार ये जिस वेलोसिटी से घूम रही है वो ऑर्बिटल वेलोसिटी है ना। अगर मैं इस पर जाकर बैठता हूँ, सुनना मेरी ध्यान से, सैटेलाइट पर जाके अगर नहीं भी बैठूँ तो मैं सेंट्रीपिटल फोर्स देख लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं सैटेलाइट पर बैठूंगा तो सेंट्रीफ्यूगल देखूंगा, नहीं बैठूंगा तो सेंट्रीपिटल देखूंगा। तो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ कि इस पे सैटेलाइट पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, m इंटू वी नॉट का स्क्वायर बाय r, यानी कि ये स्मॉल r, समझे कि नहीं समझे, हाँ कि ना। अंदर की तरफ लगेगा एक सेंट्रीपिटल फोर्स Fc इज इक्वल टू एम वी नॉट स्क्वायर बाय r। इस पे जाकर बैठोगे तो यही फोर्स बाहर की तरफ लग जाएगा, टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। यही वो फोर्स है, यही वो क्या बोलते हैं, नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है जो उसको रोटेट करवा रहा होगा। मेरी बात समझे कि नहीं समझे। अच्छा
हाँ बिल्कुल सही। ये किसके बराबर हो जाएगा भाई? ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर आएगा? ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर आएगा। तो एम वी नॉट स्क्वायर डिवाइड बाय आर इज नथिंग बट ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगा? जी कैपिटल एम इसका मास है अर्थ का, इंटू स्मॉल एम डिस्टेंस का स्क्वायर। ये कट गया इससे, ये कट गया इससे, तो वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई? अंडर रूट जी एम अपॉन स्मॉल आर। अब स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? स्मॉल आर की वैल्यू क्या है? स्मॉल आर इज नथिंग बट कैपिटल आर प्लस एच। तो आप बोल सकते हो वी नॉट इज नथिंग बट अंडर रूट जी एम कैपिटल आर प्लस एच। बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हो सर। और अगर आप अर्थ की बात करोगे तो अर्थ के लिए जीएम की वैल्यू आप क्या रख सकते हो? वी नो दैट जीएम इज नथिंग बट जी कैपिटल आर का स्क्वायर। तो वी नॉट कितना आ जाएगा? वी नॉट इज नथिंग बट जी आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच। इसको आप स्मॉल आर भी लिख सकते हो। देखो वही चीज तो लिखिए, जी आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर की वैल्यू आर प्लस एच। ये लो निकाल लिया हमने। तो यह ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला। अगर एच की वैल्यू आर से बहुत छोटी होने लग गई, अगर इस आर की वैल्यू या मैं बोलूं इस एच की वैल्यू बहुत छोटी होने लग गई, तो इसका मतलब यह है कि आप बिल्कुल अर्थ के पास आ गए हो। तो ऐसी सैटेलाइट जो बिल्कुल अर्थ के पास रिवॉल्व कर रही होंगी, ऐसी सैटेलाइट्स जो बिल्कुल अर्थ के पास रिवॉल्व कर रही होंगी, उनकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। यहां पर क्या हो जाएगा? जीएम बाय स्मॉल आर की जगह आप आर रख दोगे, क्योंकि स्मॉल आर किसके बराबर आ जाएगा? कैपिटल आर के। वैल्यूज पुट करोगे तो आपके पास कितने निकल कर आएगी? 7.9 किलोमीटर पर सेकंड। आपको अगर याद हो तो हमने एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़ा है अंडर रूट 2 जीएम बाय स्मॉल आर, और यहां पर ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला है अंडर रूट जीएम बाय स्मॉल आर। तो हम बोल सकते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी इज नथिंग बट रूट 2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी। हाँ कि ना? हाँ सर। अरे हाँ, उल्टा लिख दिया क्या मैंने? उल्टा लिख दिया क्या? उल्टा लिख दिया क्या? वी ई इज नथिंग बट रूट 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट। ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ ना भाई। वी नॉट की वैल्यू है अंडर रूट जी एम बाय आर, इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो रूट 2 जी एम बाय आर आ जाएगा, और वो एस्केप वेलोसिटी। ठीक है ना? ये बिल्कुल सही है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या पढ़ना है? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट में हमें टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट पढ़ना है। टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला है यार सिंपल। टाइम पीरियड इज नथिंग बट टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 2 पाई आर। 2 पाई आर, ये देखो ना 2 पाई आर ऑर्बिटल वेलोसिटी से चल रहा है। 2 पाई आर ये डिस्टेंस पूरी कवर करनी है। किस वेलोसिटी से करनी है? ऑर्बिटल वेलोसिटी से करनी है। ऑर्बिटल वेलोसिटी का यहाँ पे फॉर्मूला पुट करना, आपके पास ये आ जाएगा टाइम पीरियड का शानदार सा फॉर्मूला। 2 पाई आर अंडर रूट आर स्क्वायर बाय जी, जिसमें ये आर क्या है? दिस इज द रेडियस ऑफ प्लैनेट। रेडियस ऑफ प्लैनेट जनरली अर्थ ही होगा। रेडियस ऑफ प्लैनेट या रेडियस ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं इसको, अगर अर्थ की बात करते हो ज़्यादातर आप। और ये स्मॉल आर है रेडियस या डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट। डिस्टेंस ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम अर्थ्स सेंटर। अर्थ के सेंटर से जो दूरी है उसको आप स्मॉल आर बोलते हो, है ना? क्या स्मॉल आर को आर प्लस एच बोला जा सकता है? हाँ सर, स्मॉल आर को आर प्लस एच बोला जा सकता है। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ। अब अगर सैटेलाइट क्लोज टू अर्थ आ गई है तो उसका टाइम पीरियड कितना होगा? सिंपल सी बात है, ये फॉर्मूला थोड़ा सा और रिड्यूस हो जाएगा। 2 पाई अंडर 2 पाई अपॉन कैपिटल आर, ये हो जाएगा आर का क्यूब। इसको मैं आर स्क्वायर इंटू आर लिख सकता हूँ, डिवाइड बाय जी आर स्क्वायर था, बाहर निकल जाएगा रूट के, तो कितना हो जाएगा? टी इज इक्वल टू 2 पाई आर बाय आर ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर आर बाय जी। ठीक है ना? ये आर से आर कट गया तो कितना आ गया? 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। तो ऐसी सैटेलाइट्स जो बिल्कुल अर्थ के पास होती हैं, उनका जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट आर बाय जी। यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे, यहाँ पर अगर आप वैल्यू पुट करोगे आर की 6400 किलोमीटर या 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर, अर्थ की बात हो रही है। 6.4 इंटू 10 टू पावर 6 मीटर, और जी की वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ से आप वैल्यू निकाल लोगे टाइम पीरियड की, और वो कितनी आ जाएगी? 84.6 मिनट्स। 84.6 मिनट्स। ठीक है? पक्का 100%? जी सर 100%। बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते। एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट देखिए, अगर ऑर्बिट पे आपकी सैटेलाइट घूम रही है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, वो कितनी होगी? हाफ एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर। वी नॉट की वैल्यू आपने पुट कर दी अंडर रूट जी एम, उसका स्क्वायर हो गया तो जी एम बाय आर आ गया। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई?
G कैपिटल M स्मॉल m बाय R, दिस इज योर काइनेटिक एनर्जी। ओके, पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब मैं बोलूंगा टोटल एनर्जी निकालनी है, टोटल एनर्जी जिसको आप E बोल रहे हो, वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के सम से आएगी। तो हम बोलेंगे टोटल एनर्जी या फिर एनर्जी आप जिसको बोल रहे हो वो कितनी हो जाएगी? माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस 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 कहाँ गया? कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 2 कौन लगाएगा सर? 2 कौन लगाएगा? अरे 2 कौन लगाएगा? 2 भी तो है ट्वाइस ऑफ R, है ना? ठीक है, तो आप देखो ये कितना है? -1, ये है +1/2, -1 + 1/2 किसके बराबर आएगा? -1/2 के बराबर, तो माइनस GMM अपॉन 2R। ये आ गई आपकी टोटल एनर्जी। क्या आ गई? आपकी टोटल एनर्जी आ गई। क्या आ गई? आपकी टोटल एनर्जी आ गई। टोटल एनर्जी आपको किसके बराबर दिख रही है? टोटल एनर्जी आपको किसके बराबर दिख रही है? आप बोल सकते हो क्या कि टोटल एनर्जी जो है, अल्टीमेटली जो टोटल एनर्जी है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। टोटल एनर्जी जो है वो नेगेटिव ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और पोटेंशियल एनर्जी कहाँ गई? पोटेंशियल एनर्जी के आधे के बराबर है, और जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के आधे के बराबर है। सही कहा मैंने कि नहीं कहा? देखो यही चीज़ यहाँ बताई गई है। ये देखो, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इज K + U इज इक्वल टू, ये इज इक्वल टू -K, मतलब जो टोटल एनर्जी है वो -K यानी कि माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, और जो टोटल एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी के आधे के बराबर है। आई बात समझ में? हाँ सर समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अब बात आते हैं बाइंडिंग एनर्जी की। तो भाई सैटेलाइट को अगर फ्री कराना है उसके ऑर्बिट से, पहले तो आपने सैटेलाइट को डाला ऑर्बिट में, अब बोल रहे हो कि अगर उस सैटेलाइट को फ्री कराना है ऑर्बिट से तो उसको कितनी एनर्जी दूं? यार आपकी जो सैटेलाइट है उसको बांधा हुआ है अर्थ ने, उसको बांधा हुआ है किसने? अर्थ ने। आपने देखा ना, ये देखो आपकी सैटेलाइट को खींच रही है, देखो ना सर्कुलर मोशन कौन करा रहा है? ये सेंट्रीपिटल फोर्स, समझ रहे हो? तो अर्थ ने बांधा हुआ है आपकी सैटेलाइट को। अब भी जब भी कोई ऐसे बाउंडेड सिस्टम होता है तो उसकी जो एनर्जी होती है टोटल वो नेगेटिव ही आती है। यहाँ पर देखो नेगेटिव एनर्जी, मतलब ये बंधी हुई है, उधार है इसके ऊपर, इसके ऊपर क्या है? उधार है इतनी एनर्जी। तो अर्थ बोलती है भैया तुम मेरा उधार चुका दो और निकल जाओ यहाँ से। तो अगर हम इसको किसको? अपनी सैटेलाइट को इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दें, कितनी? इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी दे दें, तो हमारी जो सैटेलाइट है वो फ्री हो जाएगी। देखो, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द सैटेलाइट फ्रॉम इट्स ऑर्बिट एंड टेक इट टू द इन्फिनिटी। कहाँ लेकर जाना है? रिमूव करना है सैटेलाइट से, ऑर्बिट से सैटेलाइट को, और लेकर जाना है कहाँ पर? इन्फिनिटी पर। तो आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? जितनी उधारी है उतना पैसा चुकता कर दो, उतना पैसा चुकता कर दो। लो चुकता कर दिया, प्लस तो ये हो गई हमारी बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी ऐसा कोई बड़ा भारी टॉपिक नहीं है, अगर आप इतना समझ गए हो तो आप उतना भी समझ ही गए होगे, कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, थ्योरेटिकल टॉपिक है। ऐसी सैटेलाइट जो हमेशा हमारे सामने हमको दिखती है, स्टेशनरी दिखती है, पार्क्ड दिखती है, इसको पार्किंग सैटेलाइट भी बोलते हैं। पार्क हो गई हमारी आंखों के सामने, क्यों? क्योंकि उसकी भी स्पीड उतनी ही होती है, वो उतनी ही स्पीड से घूमती रहती है जितनी स्पीड से अर्थ घूमती रहती है। मान लीजिए अर्थ है, ये अर्थ घूम रही है, इसके सामने मैंने सैटेलाइट रख दी, अरे किसी भी लोकेशन के सामने मैंने सैटेलाइट रख दी। अब जैसे जैसे अर्थ घूम रही है वैसे वैसे सैटेलाइट भी घूम रही है, तो अर्थ को तो हमेशा सैटेलाइट क्या लगेगी? स्टेशनरी लगेगी ना। रिलेटिव मोशन क्या आ जाएगा? 0। समझ रहे हो कि नहीं? जिस स्पीड से अर्थ घूम रही है उसी स्पीड से सामने सैटेलाइट भी घूम रही है, तो उसको तो क्या दिखेगी भाई? रेस्ट पे दिखेगी सैटेलाइट। वो बोलेगा अच्छा, तो उसको हमने बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, सिंपल बात। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 24 आवर होता है, इन द सेम सेंस एज दैट ऑफ द अर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इलिप्स। इलिप्स के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्योंकि हमको केपलर्स लॉ पढ़ना है। इलिप्स होता है ये भाई, इसमें 2 फोकस होते हैं, एक होता है माइनस स्टैंडर्ड इलिप्स है। ये क्या है भाई? स्टैंडर्ड इलिप्स है। होने को तो बहुत टाइप के हो सकते हैं भाई, ये स्टैंडर्ड इलिप्स है जिसकी हम बात कर रहे हैं। स्टैंडर्ड इलिप्स क्या है? इसमें 2 फोकस होते हैं, एक ये एक ये। एक फोकस होता है -AE,0 पे, एक होता है AE,0 पे। ये ए क्या है सर? इसकी एक सेमी मेजर एक्सिस होती है, इसको बोलते हैं हम सेमी मेजर एक्सिस। बहुत मोटा पेन है, बहुत मोटा पेन है, थोड़ा पतला करता हूँ। इसको हम बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर
एक्सिस, और बी को हम बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर। तो ये पूरी क्या बन जाएगी? मेजर एक्सिस, है ना। तो ट्वाइस ऑफ ए जो होता है वो कहलाता है मेजर एक्सिस। मेजर लजार का गाना एक याद आ गया मुझे। ट्वाइस ऑफ बी क्या होता है? माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस, ठीक है ना। एक होता है लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? जो मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर हो और फोकस से होकर जाए। लेटेस्ट रेक्टम क्या होता है? जो मेजर एक्सिस से परपेंडिकुलर हो और फोकस से होकर जाए। तो आप देख सकते हो यहां पर दो लेटेस्ट रेक्टम है, एक ये लेटेस्ट रेक्टम है और एक ये लेटेस्ट रेक्टम है। इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर बाय 2a के बराबर। किसके बराबर? बी स्क्वायर बाय 2a के बराबर, ठीक है ना। यहां पर b और a का रिलेशन आता है बी स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर से, जिसमें e क्या कहलाती है? e आपकी कहलाती है इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी, इसेंट्रिसिटी से ही हमें पता चलता है कि कितना ज्यादा चपटा होगा हमारा इलिप्स। e की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में। अच्छा, अगर e की वैल्यू 0 होगी तो क्या होगा जरा देखना। e की वैल्यू जैसे मैंने 0 करी तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? सर्कल बन जाएगा। मतलब इलिप्स बड़ा हो गया, चौड़ा हो गया, चपटा नहीं हुआ, चौड़ा हो गया, है ना। तो जैसे ई की वैल्यू आप कम करने लगते हो, चपटापन कम होने लगता है, मतलब गोलाई बढ़ने लगती है, ठीक है। और जैसे ही आपने ई की वैल्यू 1 रखी तो क्या होगा? 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। देख लो 1 माइनस 1 0, बी स्क्वायर 0, मतलब चपट गया आपका इलिप्स। क्या बन गई? एक लाइन बन गई। क्या बन गई? एक लाइन बन गई। समझे कि नहीं समझे? हाँ सर समझ गए। तो ई से हमें पता चलता है ई की वैल्यू बढ़ेगी तो चपटापन बढ़ेगा। ई की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो चपटापन, चपटापन, चपटापन एलिप्स का बढ़ेगा, एलिप्स का बढ़ेगा। इसकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कैप्लर्स लॉ में हम क्या करेंगे? अपने सन को एक फोकस पर जाकर रख देंगे। उसके लिए हम पढ़ते हैं अपना कैप्लर्स लॉ। सन 1 सब समझ में आ जाएगा। कैप्लर्स डिस्कवर्ड दी 3 एम्पिरिकल लॉज व्हिच एक्यूरेटली डिस्क्राइब द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। अच्छा, दीज लॉज आर लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन इलिप्टिकल ऑर्बिट। पहले बोला जाता था कि सर्कुलर ऑर्बिट है, बट ऐसा बोला केपलर भाई साहब ने कि नहीं भैया सर्कुलर नहीं है, इलिप्टिकल ऑर्बिट है, विद सन एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। सन एट दी वन ऑफ द फोकाई ऑफ द इलिप्स। मान लीजिए यहाँ पर है ना, इसको थोड़ा अच्छा सा डायग्राम आपको बनाकर मैं दिखा देता हूँ। गिण गिण के दिल तोड़ दी, गिण गिण के दाने नी, रेहानी हुणे एतबार सोनिए, रेहानी हुणे एतबार। वाह वाह सर, क्या बात है सर, आप भी शुभ को सुनते हैं क्या? अरे सर सब सुनते हैं सर, तो आपकी भी सुनते हैं सर, हमारी बस नहीं सुन रहे हो आप, बाकी सबकी सुन रहे हो। हाँ भाई, एक सेकंड मैं ज़रा ये डायग्राम अच्छे से बना दूं, आपको समझा दूं किस तरीके से सन कहाँ कहाँ रहता है। तो सन भाई साहब जो होते हैं, सन भाई साहब को हम एक वन ऑफ द फोकाई पर रख देते हैं। ये है सन। सन भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक। सन, SUN सन SUN सन। तो आपको पता है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? AE,0, ठीक है ना। AE,0। ए क्या है ये मत पूछना आप, B क्या है ये मत पूछना, ठीक। यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि all the planets move around the sun in an elliptical orbit with sun at the focus of all फोकस ऑफ द इलिप्स। अच्छा, इस फोकस पर हमने सन को रख दिया। अच्छा, ये वाला जो पॉइंट है ना बेटा, ये वाला पॉइंट जो फारदेस्ट पॉइंट है, ये क्या है? ये फारदेस्ट पॉइंट है सन से। ये क्या है भाई? फारदेस्ट पॉइंट है सन से, फारदेस्ट पॉइंट है सन से, ठीक। और ये क्या है? ये क्या है? ये नियरेस्ट पॉइंट है। क्या है ये? नियरेस्ट पॉइंट है बेटा। फारदेस्ट पॉइंट, नियरेस्ट पॉइंट। जो नियरेस्ट पॉइंट है इसको बोला जाता है, देखो ये नियरेस्ट है, पास में है। क्या है ये? पास में। पी से चालू होता है, पास। तो ये पास में है नियरेस्ट पॉइंट, यहां लिख देता हूं मैं पास। पास से आप याद रखेंगे पेरीजी। क्या याद रखेंगे? पेरीफिलियन बोलते हैं, नहीं तो मैं तो पेरीजी से याद रखता हूं, पेरीजी। और जो दूर है, फारदेस्ट पॉइंट है, उसको मैं बोलता हूं एपओजी। तो आप अपनी सक्सेस के पास जाना चाहते हैं कि सक्सेस से दूर जाना चाहते हैं? सर मैं तो सक्सेस के पास जाना चाहता हूं, तो मैं सक्सेस के पेरीजी पे जाना चाहता हूं। किस पे जाना चाहता हूं?
PERIGEE है ना, ये पेरीजी है। अरे यार सर अच्छे से लिख दो स्पेलिंग। है सर, मानते हैं कि क्रैश कोर्स है, इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है सर कि स्पेलिंग ही अलग लिख दोगे। अरे भाई ये लो, तुम लोग ना मुझे हल्के में ले लेते हो। तो आप अपने सक्सेस के पेरीजी पर रहना चाहते हो कि सक्सेस के एपोजी पर रहना चाहते हो, बताओ मुझे। आप अपने सक्सेस के एपोजी पर रहना चाहते हो कि सक्सेस के पेरीजी पर रहना चाहते हो। मैं सक्सेस के पास रहना चाहता हूँ तो मैं बोलूंगा भाई मैं पेरीजी पर रहना चाहता हूँ सक्सेस के। ऐसे याद रखना, पास पी पेरीजी, पास पी पेरीजी, पास पी पेरीजी। ठीक, इसको मैं बोलूंगा रेडियस R2, दो रेडियस हो गए ना भैया, पी का रेडियस R2 और ये हो जाएगा रेडियस R1। ये ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यहां पर क्या करने वाले हैं, प्लैनेट घूमने वाले हैं इस ऑर्बिट में। क्या होने वाले हैं, प्लैनेट घूमने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप देखिए इसको, ये सन है, सन के पास वाले पॉइंट को आप पेरीहीलियन या पेरीजी बोलते हो, या फिर जो दूसरा वाला पॉइंट है फारदेस्ट पॉइंट उसको आप एपोजी बोलते हो या एफिलियन बोलते हो, एफिलियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लॉ ऑफ एरियाज। द लाइन जॉइनिंग द सन टू द प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरियाज एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. The aerial velocity of the planet with respect to sun is constant. This is called the law of area, which indicates that planet moves faster near the sun and slowly away from the sun. Aerial velocity क्या होती है? Aerial velocity, aerial, aerial, एरी क्या है इस पहेली, ऐसा वैसा मुझे क्यों होता है सहेली, तुरुरु। ये क्या है भाई, कांस्टेंट है। ये क्या है भाई, कांस्टेंट है। मतलब अच्छा, इस डायग्राम में ही हम समझने की कोशिश करते हैं कि भाई जो एरिया आप स्वाइप कर रहे हो, मतलब आपका प्लैनेट, मान लीजिए कोई प्लैनेट है, ठीक है ना, ये प्लैनेट है, यहाँ पर है पहले, ठीक है, यहाँ पर है और फिर यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। या फिर ऐसे देखो इसको कि प्लैनेट यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, यहाँ समझाते रहूँ मैं, ठीक है ना। फिर यहाँ था, प्लैनेट यहाँ पहुँच गया, फिर प्लैनेट यहाँ था, यहाँ पहुँच गया, ठीक है ना। मैंने कुछ कंडीशन ली है, ज़रा समझना। तो मैं देख रहा हूँ, ये देखिए, कलर कर दीजिए इसका नीला, ये देखिए कलर कर दीजिए इसका, कलर नीला मैं यहीं से चुन लेता हूँ ना, ठीक है, ये हो गया नीला। अब देखिए ये क्या बोलते हैं, एरिया स्वाइप हुआ है क्या। देखो ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो और ये देखो, देखना है ना, अब समझ में आएगा आपको, प्यार से धीरे से। मैं बोल रहा हूँ कि जब प्लैनेट यहाँ पर था, जब प्लैनेट यहाँ पर था या यहाँ पे था, चलो ऐसा मान लो, जब प्लैनेट यहाँ पर था, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचा तो उसने कितना एरिया स्वाइप किया, इतना एरिया स्वाइप किया। मानते हो कि नहीं मानते? हाँ सर। कितने टाइम में? तो मैं बोल रहा हूँ कि इसने एरिया A1 स्वाइप किया T1 टाइम में। फिर उसके बाद जब प्लैनेट यहाँ से यहाँ पहुँच गया तो उसने कितना एरिया स्वाइप किया, उसने बोला कि मैंने एरिया A2 स्वाइप किया T2 टाइम लगाकर। फिर मैंने बोला यही प्लैनेट जब यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है तो कितना एरिया स्वाइप कर रहा है, आप देखो इतना एरिया स्वाइप कर रहा है। समझे कि नहीं समझे? मैं कहा कितना एरिया स्वाइप किया, उसने बोला A3 स्वाइप किया है T3 टाइम में। तो सेकेंड लॉ के हिसाब से हम ये बोल सकते हैं केपलर के कि जो A1/T1 का रेशो है वो A2/T2 के बराबर होगा, A2/T2 का जो रेशो होगा वो A3/T3 के बराबर होगा। इसी को आप एरियल वेलोसिटी बोलते हो। A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2, A3/T3 के बराबर होगा, कांस्टेंट होगा। इससे आपको पता चलता है कि जो प्लैनेट जब प्लैनेट सन के सबसे पास में होगा उसकी वेलोसिटी तब सबसे ज्यादा होगी, और जब सबसे दूर होगा तब वेलोसिटी सबसे कम होने वाली है। मतलब यहां पर हमें ये बात पता चली कि कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं घूम रहा है हमारा प्लैनेट। आई मेरी बात समझ में? हमारा जो प्लैनेट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं घूम रहा है, उसकी वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। तो प्लैनेट इज मूविंग विद चेंजिंग वेलोसिटी, चेंजिंग वेलोसिटी, ये बात हमको पता चली। तो जब आपका प्लैनेट when planet is at पेरीजी, जब पेरीजी पे प्लैनेट होगा, मतलब मान लीजिए प्लैनेट यहाँ पर है तो उसकी जो वेलोसिटी होगी मान लीजिए V1, ये वेलोसिटी क्या होगी, सबसे मैक्सिमम होगी। तो V1 इज इक्वल्स टू मैक्सिमम वेलोसिटी होगी। और when planet is at एपोजी, अगर प्लैनेट एपोजी पर है तो वेलोसिटी V2 क्या होगी, मिनिमम होगी।
वेलोसिटी v2 क्या होगी, मिनिमम होगी। जब प्लैनेट यहाँ पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी v2 होगी और वो क्या होगी, मिनिमम होगी। बात समझे कि नहीं समझे, और ये वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर, पक्का 100%? जी सर 100%। लॉ ऑफ पीरियड्स क्या बोलता है, द स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट्स। अच्छा यहाँ से हमारे पास ना कुछ रिलेशन निकलते हैं, वो रिलेशन आपको पता होने चाहिए। जैसे जैसे हमने एलिप्स पढ़ा, क्या पढ़ा, एलिप्स पढ़ा है ना, एलिप्स का ही हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। देखना कैसे करने वाले हैं, देखो नया एलिप्स बनाना पड़ेगा मुझे लगता है। चलो नया एलिप्स बनाते हैं। गिण गिण के दिल तोड़ दी, गिण गिण के तारे नी, रेहानी हुणे एतबार, सोहणीए रेहानी हुणे एतबार, ऐदां नी चलदे प्यार, सोहणीए ऐदां नी चलदे प्यार। ये सर आप गाना क्यों गाने लगते हो बीच बीच में, जैसे कि आप माइंड अच्छा रहता है। जैसे आप भी पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, माइंड को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर लोगे ना तो माइंड की थोड़ी इफिशिएंसी बढ़ जाती है। तो मैंने उसको डिस्ट्रैक्ट कर लिया गाना गा के, उसका दिमाग जो था वो थोड़ा इधर, दिमाग का भी दिमाग होता है ना, तो दिमाग का जो दिमाग है वो थोड़ा इधर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, तो वापस काम में बहुत अच्छे से लगता है मन। आओ, तो मैं बोल रहा था, मान लीजिए कि सन यहाँ कहीं है। चलो मैं यहाँ सन को लेकर आ रहा हूँ, अच्छे से समझा देता हूँ। ये सन है, ठीक है ना, इसका जो कोऑर्डिनेट्स है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स है वो आपको पता है क्या होंगे, AE, 0, AE, 0, ठीक है ना। अब मेरा जो प्लैनेट है वो यहाँ पर पहुँच रहा है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक बार प्लैनेट यहाँ पर है यानी कि पेरिजी पर है, और एक बार प्लैनेट कहाँ पर है, इस पॉइंट पर है यानी कि एपोजी पर है, ठीक है ना। तो जब वो पेरिजी पर है, किस पर, इसको मैं P पॉइंट बोल दे रहा हूँ पेरिजी, और इसको मैं बोल दे रहा हूँ A पॉइंट एपोजी, ठीक है ना। इसके पास जो वेलोसिटी है वो इस डायरेक्शन में है, इसके पास जो वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में है, और वो वेलोसिटी मैक्सिमम है। क्यों मैक्सिमम है मैं आपको बता चुका हूँ, क्योंकि ये पास में है सन के, और यहाँ पर वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है। वेलोसिटी क्या है, मिनिमम है। चलिए, ये जो रेडियस है, ये जो रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसको मैं बोल रहा हूँ R2। क्या आप मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हो कितनी होगी, क्या मुझे इसकी वैल्यू बता सकते हो? सर मुझे ये पता है कि ये A है ना, और मुझे ये पता है कि ये भी A है। तो मैंने कहा तो ये कौन सी नई बात बता दी आपने सर, लेकिन आप ये भी तो देखो ना कि ये R2 है, यानी कि ये A प्लस AE के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, A प्लस AE के बराबर। तो A प्लस AE के बराबर होगा R2। दिख रहा है आपको कि नहीं दिख रहा, A, अरे कहाँ गया, A प्लस AE, तो A प्लस AE हो गया R2, है ना। सिंपल है, आगे जो R1 दिया हुआ है वो किसके बराबर हो जाएगा बताओ मुझे, ये R1 किसके बराबर हो जाएगा, A माइनस AE के। ये कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है भाई AE। तो हमको ये निकालनी है R1, तो R1 कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा A माइनस AE। समझे नहीं समझे, हाँ तो हम यहाँ लिख लेते हैं इस वैल्यू को, R1 इज इक्वल्स टू A माइनस AE, A माइनस AE, और R2 कितना है, A प्लस AE, A प्लस AE, ठीक है। तो इसका मतलब ये है R1 इज इक्वल्स टू A हमने कॉमन ले लिया, क्या बचा 1 माइनस E, और R2 हमने रखा और A कॉमन ले लिया, तो क्या बचा 1 प्लस E। कोई दिक्कत परेशानी नहीं सर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अच्छा, एक चीज़ समझाओ मुझे कि यहाँ पर जो B स्क्वायर इज इक्वल्स टू A स्क्वायर 1 माइनस E का आपने फॉर्मूला लिया था, 1 माइनस E स्क्वायर का आपने जो फॉर्मूला लिया था, ये देखो कहाँ गया ये फॉर्मूला, है ना। इसमें ना मुझे ना कुछ झोल लग रहा है। क्या झोल लग रहा है, मुझे ये झोल लग रहा है, झोल मतलब गलत नहीं लग रहा है, मुझे ना दिमाग में कुछ आ रहा है। क्या आ रहा है, देखिए सर, B स्क्वायर को आप ऐसे ही लिखे रहने दीजिए, इसको आप लिख लीजिए A इंटू 1 माइनस E, और इसको लिख लीजिए A1 प्लस E। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्म लगाया A प्लस B, A माइनस B, A स्क्वायर था तो एक A इसके साथ लिख लिया, एक A इसके साथ लिख लिया, ठीक है। मुझे बताओ ये क्या है, A1 माइनस E क्या है, R1 है, A1 प्लस E क्या है, R2 है। तो हम बोल सकते हैं कि जो B स्क्वायर है वो R1 इंटू R2 के बराबर है। अच्छा, मतलब जो B की वैल्यू है वो R1 इंटू R2 के, R1 और R2 के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर आ रही है। ऐसे ही आप निकाल सकते हो जो A की वैल्यू है वो एवरेज होती है R1 प्लस R2 बाय 2 की, ठीक है ना। ये डेटा जो है वो आपको लिख कर रख लेना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जब आपका प्लैनेट कहाँ पर होता है, एपोजी पर होता है। यहाँ पर लिख दूँ एपोजी, ये क्या है, एपोजी। जब आपका प्लैनेट एपोजी पर होता है तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, मिनिमम हो जाती है, और जब पेरिजी पर होता है तो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। यहाँ कहाँ लिखूँ, दिस इज पेरिजी, पेरी जी, ठीक है ना। तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, इतना आपको पता होना चाहिए। अच्छा, और देखते हैं
पीछे चलते हैं और क्या क्या बोला गया है। हाँ भाई, तो आप ये समझ गए कि एरियल वेलोसिटी क्या होगी, एरियल वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी, कैसे बताया मैंने आपको कि भाई जब प्लैनेट यहाँ से यहाँ जा रहा है तो जो एरिया कवर कर रहा है टी टाइम में वही एरिया यहाँ कवर करेगा टी टाइम, मतलब उसका रेशो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और यहाँ जो एरिया कवर कर रहा है इतने टाइम में उसका रेशो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसको हम बोलते हैं एरिया, एरियल वेलोसिटी, ठीक है। और ये हमेशा कांस्टेंट रहती है, क्या रहती है, एरियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। यहाँ लिख देता हूँ, एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, एरियल वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ठीक है, समझ गए होगे आई होप। ये तो आपको पता ही होगा कि एरियल वेलोसिटी a/t का रेशो होता है और वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है हर डिफरेंट टाइम पर। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ प्लैनेट अबाउट सन, एंगुलर मोमेंटम अबाउट प्लैनेट, अरे एक पॉइंट और भी तो है सर, लॉ ऑफ पीरियड, ये कौन बताएगा, लॉ ऑफ पीरियड कौन बताएगा, अरे ये भी बहुत आसान है। द स्क्वायर ऑफ द प्लैनेट्स टाइम पीरियड रिवोल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द ऑर्बिट, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए क्यूब। अच्छा, कहीं कहीं जगह आप ये भी देखोगे कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, लेकिन यार बात ये है कि इलिप्टिकल ऑर्बिट है तो इलिप्टिकल ऑर्बिट की एक रेडियस तो है नहीं, रेडियस तो अलग अलग है, समझ रहे हो कि नहीं, अरे हाँ कि ना। हम ये दो रेडियस इसलिए देखते हैं पेरिजी और एपोजी की, क्योंकि वो सबसे दूर और सबसे पास की रेडियस है। वैसे तो रेडियस बदलती जा रही है, तो क्योंकि रेडियस बदलती जा रही है तो हमको एक वैल्यू चाहिए थी, तो हमने क्या किया, ये ए ले ली। ये क्या है भाई, सेमी मेजर एक्सिस है, और आप जानते हो कि ये क्या होता है, R1 + R2/2 के बराबर होता है। इसको हम R एवरेज भी बोलते हैं या फिर हम A के बराबर बोल देते हैं। क्या है, A के बराबर हो गया, ठीक है ना। ये कुछ भी नहीं है, इस पर क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे बढ़े, हाँ सर आगे बढ़ते हैं। वैसे पता है एक चीज़ आप ना ये पहले भी देख चुके हो, सैटेलाइट कहाँ पढ़ रहे थे हम, सैटेलाइट ऑर्बिटल वेलोसिटी, देखो इसको, देखो ये फॉर्मूला देखो, इसको अगर मैं स्क्वायर करूंगा तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, ये r का क्यूब हो जाएगा, देख रहे हो कि नहीं। तो टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यहाँ भी आ रहा है, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यहाँ भी आ रहा है, ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन हमको जब केपलर भाई साहब ने बताया हम तभी समझ पाए, नहीं तो उससे पहले हमको पता नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं किसी प्लैनेट की अबाउट सन, है ना। मान लीजिए प्लैनेट है, क्या कर रहा है, प्लैनेट है, ये क्या कर रहा है भैया, ऑर्बिट पे चक्कर लगा रहा है सन की, ठीक है ना। इस पर सन क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, मानते हो कि नहीं मानते, अरे सर बिल्कुल मानते हैं कि सन इस पे क्या लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। रेडियस इसकी मान लीजिए कोई भी आर है ना, कोई इसका पोजीशन वेक्टर, आप रेडियस आर वेक्टर ले लो, ठीक है। चलिए तो मैं बोल सकता हूँ कि एल वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर क्रॉस पी, क्या होता है, आर क्रॉस पी, ये होता है, हाँ सर यही होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम की बात तो हमें याद है, लेकिन अगर हम टॉर्क की बात करें, किसकी बात करें, टॉर्क की बात करें कि भाई ये प्लैनेट जा रहा है, चलो वी वेलोसिटी से इधर जा रहा है, इस प्लैनेट पर लगने वाले फोर्स के कारण जो टॉर्क बन रहा है अबाउट द सन, वो कितना है, लगने वाले फोर्स के कारण अबाउट द सन क्या टॉर्क है, बता सकते हो आप क्या। मैं बोल रहा हूं सन के अबाउट टॉर्क कितना होगा प्लैनेट का, क्योंकि प्लैनेट पे फोर्स तो लग रहा है, हमको सन के अबाउट टॉर्क निकालना है, लेकिन हम ये जानते हैं कि ये जो फोर्स है ये तो सन से ही होकर जा रहा है, तो इसका टॉर्क क्या बनेगा भाई, 0 बनेगा। किसका, प्लैनेट का टॉर्क अबाउट सन, दिस इज टॉर्क ऑफ प्लैनेट अबाउट सन, टॉर्क ऑफ प्लैनेट अबाउट सन, ये है भाई अबाउट सन, ये कितना आ गया, 0 आ गया। तो जैसे ही टॉर्क 0 हुआ, जैसे ही टॉर्क 0 हुआ, हम जानते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा। आहा, एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, कंजर्व हो जाएगा, यानी कि एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर आ जाएगा, mvr sin थीटा के बराबर आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। अच्छा थीटा के बारे में बात करें, थीटा कितना है, देखिए अभी हमारे पास टाइम नहीं तो हम इसका पूरा डेरिवेशन करके आपको दिखाते। तो आप इतना मान लीजिए एंगल कितना आया है 90 डिग्री, तो mvr sin 90 हो जाएगा, तो एल वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा, एल वेक्टर बराबर आ जाएगा किसके, mvr के बराबर, mvr के बराबर। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गया पक्का 100%। इसका मतलब ये है कि L1 इज इक्वल्स टू L2 होगा हर जगह, किसी भी दो पोजीशन पर अगर आप एंगुलर मोमेंटम देखोगे तो वो आपको बराबर दिखने वाले हैं। इसका मतलब क्या है, mv1 r1 इज इक्वल्स टू mv2 r2, सिंपल सी बात। सर आपने ये v1 v2 अलग अलग क्यों लिख दिया, क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है,
वेलोसिटी प्लैनेट की लगातार चेंज हो रही है, ये बात प्लीज दिमाग में डालो। वेलोसिटी इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, बट जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व्ड है। इसको अच्छे से लिख देता हूं, बट जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है भाई, कंजर्व्ड है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि अगर टॉर्क 0 हो गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, L1 इज इक्वल्स टू L2 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि mv1 r1 इज इक्वल्स टू mv2 r2 के बराबर होगा। ये देखिए, ये अच्छे से लिख दिया मैंने। ठीक है, पक्का? अच्छा, ओके सर हम ये बोल सकते हैं क्या कि लीनियर मोमेंटम भी कंजर्व्ड रहेगा? नहीं, ये बिल्कुल सरासर गलत होगा अगर आप ये बोल दो कि P1 वेक्टर इज इक्वल टू P2 वेक्टर भी होगा। ये सरासर गलत है, नहीं है, बिल्कुल बराबर नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी लगातार चेंज होती जा रही है, तो लीनियर मोमेंटम भी लगातार क्या होता जाएगा, चेंज होता जाएगा। ये बात अपने दिमाग में आप भर लीजिए। ठीक है, पक्का, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब भाई रिलेशन क्या होता है एंगुलर मोमेंटम और एरियल वेलोसिटी में, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं। सीधे सीधे आपको मैं रिलेशन दिखाऊंगा कि एरियल वेलोसिटी dA/dt या A/t जो आप समझना चाहते हो, dA/dt इज नथिंग बट L/2 ऑफ m, L/2 ऑफ m। दिस इज द रिलेशन बिटवीन एरियल वेलोसिटी एंड एंगुलर मोमेंटम। पक्का 100% क्लियर है? जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अब वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, भाई पेरिजी पे प्लैनेट की वेलोसिटी कितनी है और एपोजी पे कितनी है, इसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन अभी हमको डेरिवेशन करने की जरूरत नहीं है, अभी सिर्फ फॉर्मूले पे ध्यान देने की जरूरत है कि v1 पर v1 वेलोसिटी कितनी होगी और v2 वेलोसिटी कितनी होगी। क्या ये v1 वेलोसिटी ही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी? क्या ये v1 वेलोसिटी ही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी? हाँ सर। क्या ये v1 वेलोसिटी ही मैक्सिमम वेलोसिटी होगी? जी सर। क्या ये v2 वेलोसिटी ही मिनिमम वेलोसिटी होगी? जी सर। ठीक है, ये है आपका एपोजी और ये है आपका पेरिजी और ये है आपका एपोजी। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बी और ए, ठीक है, बढ़िया। चलो आगे बढ़े, चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं अब अपने। तो ये है आपका पहला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट h इज इक्वल्स टू 2r ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, फाइंड द स्पीड विद विच इट विल कोलाइड विद द ग्राउंड बाय नेग्लेक्टिंग इफेक्ट ऑफ एयर। इफेक्ट ऑफ एयर क्या करना है, निगलेक्ट करना है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ एयर निगलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये है भाई हमारी अर्थ। ठीक, एक मास है जो गिरेगा भाई किसी हाइट से, ये मास है, ये किसी हाइट से गिरेगा। जो जो बोला है चुपचाप वही करेंगे, अपना दिमाग नहीं लगाएंगे ज़्यादा, क्योंकि ज़्यादा है ही नहीं। एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द हाइट h इज इक्वल्स टू 2r। ये हाइट आपको दी है कितनी, h इज इक्वल्स टू 2r। r क्या है भाई, r इज द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है ना। फाइंड द स्पीड विद विच इट विल कोलाइड विद ग्राउंड। अच्छा, तो आकर ये टकरा गया भैया, ये टकरा गया इससे। ठीक है ना, थोड़ी सी जगह चाहिए पड़ेगी ना मुझे, तो मैं उसको ज़रा मिटा देता हूँ। मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए पड़ेगी, प्लीज़ मुझे थोड़ी जगह प्रोवाइड की जाए। यहाँ पर आके मास नीचे गिर रहा है। ओके, h इज इक्वल्स टू 2r दिया हुआ है, मास है इसका m, मास है m, प्लैनेट का मास है कैपिटल M। ठीक है ना। अब वो बोल रहा है कि बताओ किस वेलोसिटी से आकर कोलाइड करेगा सरफेस ऑफ द अर्थ से। मैंने कहा ये तो बड़ा सोचने वाला विषय है। मुझे इतना पता है कि यार यहाँ से यहाँ जब ये आकर गिरेगा, टच करेगा, तो इसकी क्या होगी भाई, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहने वाली है। क्या रहने वाली है, कंजर्व रहने वाली है इसकी मैकेनिकल एनर्जी। mi इज इक्वल्स टू mf होगा। इसका मतलब ये है इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बराबर होगी। आइए ज़रा गिनती कर लें इन सारी चीज़ों की, गिनती कर लें मतलब हम देख लें हमें पता है कि नहीं। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है आप बता सकते हो क्या मुझे, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी बता सकते हो कितनी होगी? सर -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस r, यानी कि 2r। r प्लस r नहीं, r प्लस 2r इज 3r। r प्लस 2r, देखो ये r है और ये 2r है, तो कितना हो जाएगा 3r। ठीक है, ओके सर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ड्रॉप किया गया है, इनिशियली ड्रॉप किया गया है, तो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अच्छा, जब यहाँ आए तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी, -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ m, पता चला v वेलोसिटी से आकर टकरा रहा है। मान लिया हमने कि v वेलोसिटी से आकर टकरा रहा है, तो बस ये वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दीजिए और कुछ भी नहीं करना है। आइए पुट करते हैं, -g mm अपॉन 3r -g
कैपिटल M स्मॉल m अपॉन 3r, ठीक। उसके बाद 0 इज इक्वल्स टू माइनस जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r प्लस हाफ m v का स्क्वायर, प्लस हाफ m v का स्क्वायर, ठीक है। m m m गया, m गया, ठीक है। आर 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 नहीं जा सकता। चलिए तो यहाँ बच रहा है माइनस जी कैपिटल M अपॉन 3 टाइम्स ऑफ r प्लस जी कैपिटल M अपॉन r इज इक्वल्स टू हाफ v का स्क्वायर, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ r, नीचे आ गया एलसीएम, ये हो जाएगा कितना, माइनस जी एम प्लस r, नीचे आ जाएगा r, ये 3 टाइम्स हो जाएगा 3gm इज इक्वल्स टू हाफ v स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं ये कितना हो जाएगा, 2gm अपॉन 3r, 2 2 ज़ा 4gm कर दूँ, 4gm अपॉन 3 टाइम्स ऑफ r इज इक्वल्स टू v का स्क्वायर, यानी कि v किसके बराबर आ गया, अंडर रूट 4gm अपॉन 3r के बराबर। रूट के अंदर 4 है, 2 बाहर निकाल लो तो मतलब आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट gm अपॉन 3r, 2 टाइम्स ऑफ अंडर रूट gm अपॉन 3r, ये आ जाएगा आंसर। 2 बाहर निकल जाएगा, अरे भाई 4 का रूट लगाओगे 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 अंडर रूट gm बाय 3r आ जाएगा, ठीक है। चलो वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर अ सैटेलाइट एस्केप वेलोसिटी इज 11 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इफ द सैटेलाइट इज लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द वर्टिकल देन एस्केप वेलोसिटी विल बी, कोई चेंज नहीं आता है, मैं आपको बता चुका हूं कि एंगल ऑफ प्रोजेक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है एस्केप वेलोसिटी का, ठीक है। तो वही रहेगी 11 किलोमीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, a satellite A of mass m is at a distance r from the surface of earth, ठीक है। A सैटेलाइट की बात करेंगे और B सैटेलाइट की बात करेंगे। a satellite A of mass m is at a distance of r from the surface of earth, ठीक है। another satellite B of mass 2m is at a distance of 2r, अच्छा, distance of 2r from the earth center, their time periods are in the ratio, उनके टाइम पीरियड किस रेशो में होंगे, अच्छा 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 अच्छा। टाइम पीरियड की बात करते हैं, टाइम पीरियड इज नथिंग बट 2 पाई अपॉन r अंडर रूट r क्यूब बाय जी। याद आया, ये फॉर्मूला याद आया कि नहीं याद आया, नहीं याद आया तो ले देखो भाई, कहाँ गया बेटा फॉर्मूले मेरे प्यारे फॉर्मूले टाइम पीरियड के, कहाँ चले गए बेटे, ये देखो 2 पाई अपॉन r अंडर रूट r स्क्वायर बाय जी, r क्यूब बाय जी आ गया। चलो अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, वो बोल रहा है देयर टाइम पीरियड्स आर इन दी रेशो, टाइम पीरियड निकालना है, तो हम बोलेंगे इसका टाइम पीरियड है टी ए, जो कैसे निकलेगा 2 पाई अपॉन r अंडर रूट r क्यूब अपॉन जी, ठीक है ना। b का टाइम पीरियड कैसे निकलेगा, टी बी इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन कैपिटल R अंडर रूट r कितना हो गया है, ट्वाइस ऑफ r का क्यूब अपॉन जी। समझ गया कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए, बिल्कुल समझ गए। चलो भाई, तो अब हमको रेशो लेना है टी ए बाई टी बी का, टी ए बाई टी बी, जैसे हमने किया ये और ये कट गया, अंडर रूट क्या आएगा, अंडर रूट r क्यूब बाई जी इंटू जी अपॉन 8 r क्यूब, जी कट गया, r क्यूब कट गया, 1/8 कितना हो जाएगा, टी ए बाई टी बी इज इक्वल्स टू 1/2√2, ऊपर मैंने मल्टीप्लाई किया √2 से, नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया √2 से, तो √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा 1/2√2, अच्छा आ ही तो रहा है ना, ऑप्शन में है ही भाई, यही वैल्यू ऑप्शन में, मुझे लगा दिख नहीं रही थी। चलो तो ये वैल्यू ऑप्शन में है 1/2√2, ये देखिए 1/2√2 इज योर आंसर। क्लियर है, हाँ सर एकदम क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The period of revolution of planet A around the sun is 8 times that of B. Period of revolution of A is 8 times that of period of revolution of B. ठीक है। The distance of A from the sun is how many times greater than that of B from the sun? यहाँ पर आप लगाओगे केपलर्स लॉ भैया, लॉ ऑफ हमारा केपलर लॉ था ना, केपलर लॉ का जो थर्ड लॉ था टाइम पीरियड का, वो वाला लगाओगे आप। चलो तो टी ए अपॉन टी बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन आर बी का होल क्यूब, ठीक है ना। अच्छा टी ए की वैल्यू कितनी है, 8 टी बी के बराबर है टी ए की वैल्यू, यहाँ पुट कर दो 8 टी बी डिवाइडेड बाई टी बी का स्क्वायर, काट दो टी बी से टी बी,
अरे आर ए की क्या बात है भाई, वो तो पूछ रहा है खुद ही आपसे, आर ए बाय आर बी का क्यूब, ये हो गया 8, 8 का स्क्वायर हो जाएगा कितना 64, 64 इज इक्वल्स टू आर ए बाय आर बी का क्यूब, यानी आर ए बाय आर बी का रेशो कितना आ जाएगा 64 की पावर 1/3 यानी कि आ जाएगा कितना 4, आर ए बाय आर बी कितना आ जाएगा 4, है ना, देख रहे हो कि नहीं। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा, प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस अब हम देखेंगे। द नेटवर्क डन टू रेज अ मास फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ टू अ हाइट h विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ। क्या बोल रहा है, हम क्या कर रहे हैं, द वर्क डन टू रेज अ मास m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, m फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, हम उसको हाइट पर उठाकर ले जा रहे हैं, ठीक है ना, विच इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, एक हाइट पर उठाकर लेकर गए हैं, h वो किसके बराबर है, r के बराबर है, किसके बराबर है भाई, r के बराबर है, और ये क्या है, दिस इज ऑल्सो रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है ना, आई बात समझ में। चलिए, तो हमसे पूछ रहा है कि बताओ कितना वर्क किया होगा आपने अगर आप इस मास को यहाँ से उठाकर यहाँ ले जा रहे हो। मुझे पता है कि यार यहाँ से वहाँ ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा, अरे समझ रहे हो कि नहीं, यहाँ से वहाँ उठाकर ले जाने में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा। हम जानते हैं जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है, वही वर्क डन होगा हमारे लिए, वही वर्क डन होगा। जितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया वो क्यों आया है, क्योंकि हमने वर्क परफॉर्म किया है। आई बात समझ में। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी याद करो, हमने फॉर्मूला पढ़ा था, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी अगर आप किसी मास को सरफेस ऑफ अर्थ से उठाकर किसी h हाइट पर ले जाते हो तो क्या होता है, mgh 1 प्लस h बाय आर। याद आया, हाँ सर याद आ गया। चलिए, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे, m जी h की वैल्यू कितनी बोली है उसने, r के बराबर, h की वैल्यू उसने r के बराबर बोली है, ठीक है, 1 प्लस r बाय आर, r से r कट गया, कितना आया 1 प्लस 1 2, तो ये हो जाएगा m जी r बाय 2, m जी r बाय 2, 1/2 m जी r। क्लियर है। चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। Next question, assuming that the gravitational potential energy of an object at infinity is 0, the change in potential energy final minus initial of an object of mass m when taken to height h from the surface of earth। अच्छा ठीक है, उसी तरीके से करना है क्वेश्चन को। मास को सरफेस ऑफ अर्थ से उठाकर आप ले जा रहे हो किसी हाइट पर, है ना, ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m when taken to height h, h हाइट तक ले गए हो, कहाँ तक ले गए हो भाई, h हाइट तक ले गए, ठीक है ना, दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ एंड दिस इज द मास ऑफ अर्थ। चलो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है, कहाँ गया है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा था, mgh डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r, यही फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था, हाँ सर यही फॉर्मूला था, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखो mgh अपॉन 1 प्लस h बाय r, यानी हम जब इस फॉर्मूले को देख रहे हैं, हम जब इन फॉर्मूलेस को देख रहे हैं चारों को, तो उसमें हमको कहीं भी ये वाला फॉर्मूला नहीं दिख रहा है, ठीक है ना। तो मैंने कहा क्या करें यार, क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। चलिए, कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा मेंशन है क्या कि यार ये अर्थ के बहुत ज़्यादा पास, एक बार फिर से पढ़ लीजिए, इन्फिनिटी 0, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m व्हेन टेकन टू अ हाइट h फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके ठीक है, नहीं ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं है। तो चलो हम क्या करते हैं, हमको पता है m g h, यहाँ पर g की वैल्यू कुछ रख सकते हैं क्या, g की वैल्यू बताओ, कुछ रख सकते हैं, g इज नथिंग बट कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर, है कि नहीं है, याद आया, याद आया कि नहीं आया, बिल्कुल याद आ गया सर, बिल्कुल याद आ गया। चलो, तो हम यहाँ रखेंगे m कैपिटल G m अपॉन r स्क्वायर इंटू h डिवाइडेड बाय 1 प्लस h बाय r, ठीक है। ओके, अब देखो क्या कर सकते हैं, m इंटू जी एम अपॉन r स्क्वायर इंटू h डिवाइडेड बाय r प्लस h, r प्लस h बाय r, ठीक है ना। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे, इधर आ जाओ, हम इसको बोल सकते हैं क्या, m g कैपिटल M h अपॉन r स्क्वायर इंटू r अपॉन r प्लस h, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये स्क्वायर से ये कट गया, ये स्क्वायर से ये कट गया, क्या बचा ऊपर, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m, कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m h अपॉन r इंटू r प्लस h। समझे कि नहीं समझे, हाँ सर समझ गए। ऑप्शन में कहीं आपको दिख रहा है कि ऐसा कुछ, G कैपिटल M स्मॉल m h अपॉन r इंटू r प्लस h, C में दिख रहा है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं था, सिर्फ आपको एक वैल्यू याद रखनी थी, अब आपने वो याद रखी है तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इज फॉर अ प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू मास ऑफ द अर्थ,
बट रेडियस इज 1/4 ऑफ द अर्थ, द एस्केप वेलोसिटी। एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? अ प्लैनेट हैविंग मास इक्वल टू द मास ऑफ द अर्थ। ठीक है, हमारे पास एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है √2gm अपॉन स्मॉल r। ठीक है, पक्का। वो बोल रहा है कि एक प्लैनेट है जिसका मास इक्वल टू मास ऑफ अर्थ है, मास ऑफ प्लैनेट इज इक्वल टू मास ऑफ अर्थ है, और क्या बोल रहा है? बट रेडियस ऑफ प्लैनेट इज 1/4 ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ का क्या है? 1/4 है। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि जो एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट होगी वो क्या होगी? 2 टाइम्स ऑफ g ऑफ मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट। ठीक है ना, और अगर अर्थ की बात हो रही होगी तो मास ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ, है ना। हमको क्या लेने को बोला है? द एस्केप वेलोसिटी ऑफ दिस प्लैनेट विल बी, चलिए ठीक है देखते हैं, वेलोसिटी ऑफ अर्थ अपॉन वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट, ये कौन सी वेलोसिटी है? एस्केप वेलोसिटी है, इज इक्वल्स टू √2gmp अपॉन r ई था ना, यहाँ पे ई था ना, r e, ठीक है ना, इनटू यहाँ आ जाएगा rp अपॉन 2 टाइम्स ऑफ gmp। ये 2g आपने काट दिया। अब जो वैल्यूज गिवन है वो जरा देख लो। mp me के बराबर बोल दिया है तो mp me से गया, rp बोल दिया है re/4 है, rp बोल दिया है re/4 है, तो चलो लिखते हैं इसको। rp की वैल्यू है re/4 और नीचे खुद एक re है तो re से re कट जाएगा, re प्रीतम प्यारी। ठीक है, 1/4 है, 1/4 का रूट लगेगा तो 1/2 हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ve से, तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट क्या आ जाएगी? 2 टाइम्स ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ आ जाएगी। ठीक है, तो एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी है भाई? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, तो आंसर आ जाएगा 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। बात समझ में आई? हाँ सर समझ में आ गई है, आंसर है आपका 22.4 किलोमीटर पर सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of escape velocity at earth ve to the escape velocity at a planet whose radius and mean density are twice। अच्छा, रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, एंड डेंसिटी ऑफ प्लैनेट जो है वो ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ है, यही बोला है ना, होज रेडियस एंड मीन डेंसिटी आर ट्वाइस एज दैट ऑफ अर्थ। ठीक है, हम जानते हैं कि जो एस्केप वेलोसिटी होती है वो होती है कांस्टेंट, वो होती है भैया क्या? कांस्टेंट √r कांस्टेंट इनटू रो। ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही। तो हम बोल सकते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ इज, रेडियस ऑफ अर्थ बोल दो और ब्रैकेट में लिख दो कांस्टेंट इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। वैसे ही एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट क्या हो जाएगी? प्लैनेट की रेडियस ब्रैकेट के स्क्वायर रूट के अंदर कांस्टेंट इनटू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। सही कह रहा हूँ कि नहीं कह रहा हूँ? ठीक है, तो एक फंबल पता नहीं क्या होता रहता है, कभी कभी होता है ऐसे जीभ पलट जाती है आपकी, होता है आपके साथ क्या? है ना, खाते खाते क्या हुआ? जीभ कट गई, ऐसा कुछ हुआ है? हाँ सर होता है, बिल्कुल होता है। इसका मतलब होता है मेहमान आने वाले हैं घर में आपके। ठीक है चलिए, तो VE/VP हमें क्या निकालना है? रेशो निकालना है। ये क्या हो जाएगा? रेडियस ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ प्लैनेट, और रूट के अंदर चला जाएगा कांस्टेंट इनटू डेंसिटी ऑफ अर्थ अपॉन कांस्टेंट इनटू डेंसिटी ऑफ प्लैनेट। सही किया कि नहीं किया? बिल्कुल सही किया है सर। यहाँ पर बोला है रेडियस ऑफ प्लैनेट जो है वो ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। ठीक है, ट्वाइस ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है √। सी डेंसिटी ऑफ अर्थ बोला है, डेंसिटी ऑफ अर्थ को तो एज इट इज लिख दूंगा, डेंसिटी ऑफ प्लैनेट बोला है ट्वाइस ऑफ डेंसिटी ऑफ अर्थ के बराबर है। ये कट गया, 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 कितना बचा? 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1/2, 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1/2, तो ये कितना हो जाएगा? 1/2 √2। तो वेलोसिटी ऑफ एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ अपॉन एस्केप वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट कितना आ गया? 1/2 √2। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन। बदल जा भाई। The particle m is kept at rest at height 3r from the surface of earth, where r is the radius of the earth and m is the mass of the earth, the minimum speed with which it should be projected so that it does not return back। इसका क्या मतलब है? escape velocity निकालनी है आपको from some height, escape velocity from some height निकालनी है आपको। तो चलो भाई फटाफट अर्थ बना दी मैंने, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है, मास को क्या बोला है? कहाँ रखा गया है? इस हाइट पर रखा गया है। मास को इस हाइट पर रखा गया है। ये हाइट कितनी है? ये हाइट है 3r। ठीक, ओके। और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है? r। तो हम अगर बोलें कि सेंटर से, अर्थ के सेंटर से कितना ऊपर रखा हुआ है? अर्थ के सेंटर से r डिस्टेंस ऊपर रखा है, स्मॉल r डिस्टेंस, जो कितना हो जाएगा? r + 3r 4r हो जाएगा। हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा,
है ना, और मुझे पता है कि अगर मुझे इस हाइट से एस्केप कराना है अपने मास को, तो उसकी जो एस्केप वेलोसिटी होगी उसका फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ gm अपॉन स्मॉल r इज इक्वल टू अंडर रूट 2 टाइम्स ऑफ gm अपॉन r की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4r, ये कट गया कितना आया 2, ठीक है ना, 4r मतलब 4r ये हो गया 4r कैपिटल R, ठीक है। तो आंसर कितना आ जाएगा, एस्केप वेलोसिटी इज अंडर रूट gm अपॉन ट्वाइस ऑफ r, gm अपॉन ट्वाइस ऑफ r, कहाँ गया ये देखिए आंसर आ गया, ठीक है सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A black hole is an object whose gravitational field is so strong that even light cannot escape from it। अच्छा, उसने खुद ही आपको बता दिया आंसर, पहले उसने खुद ही बता दिया कि क्या कंसेप्ट आपको लगाना है, कि ब्लैक होल एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड इतनी स्ट्रांग होती है कि लाइट भी उसको एस्केप नहीं कर पाती, लाइट भी एस्केप नहीं कर पाती। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो प्लैनेट की जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो लाइट स्पीड से, स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा होगी। जो प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी होगी वो स्पीड ऑफ लाइट से भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से भी ये क्या होगी, ज्यादा होगी। बस यही कंसेप्ट है, आप इसको खुद सॉल्व करना, आंसर निकालना, आंसर आपका आ जाएगा। आंसर आएगा 10⁻⁻2 मीटर। कुछ भी नहीं है यार, एस्केप वेलोसिटी, अर्थ की बात हो रही है ना, अर्थ की बात हो रही है, तो लो अगर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी की बात हो रही है तो मैं यहाँ पर सीधे वी ही लिख देता हूँ, है ना। अर्थ को हमको क्या बनाना है, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जो ब्लैक होल जैसा ट्रीट करे। तो अगर अर्थ की एस्केप वेलोसिटी लाइट की स्पीड से ज्यादा हो जाए तो लाइट भी बाहर नहीं निकल पाएगी भाई, लाइट भी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर नहीं निकल पाएगी, तो अंधेरा अंधेरा हो जाएगा बिल्कुल भाई। अच्छा 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 अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है 2gm अपॉन r। तो बोल रहा है r की वैल्यू बता दो, r की वो वैल्यू बता दो जिस पर आपका अर्थ कैसा बिहेव करने लग जाए, आपकी अर्थ एक ब्लैक होल जैसा बिहेव करते जाए। तो लो भाई, आपके पास g की वैल्यू है, मास ऑफ अर्थ आपके पास है, रेडियस आपको निकालनी है। रेडियस पुट मत कर देना, रेडियस की वैल्यू आपसे निकालनी की पूछा है उसने कि कितना छोटा आप कर दोगे रेडियस ऑफ अर्थ, कि जिससे क्या हो जाए, एस्केप वेलोसिटी बड़ी हो जाए, किससे, लाइट की स्पीड से। तो यहां से आप r की वैल्यू निकालोगे, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 2 सैटेलाइट्स A and B ऑफ द अर्थ आर 4r and 3r। रेडियस ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स ऑफ 2 सैटेलाइट, एक सैटेलाइट ये है, एक सैटेलाइट ये है, मान लीजिए, ठीक है ना। और सैटेलाइट A उसका 4r है, सैटेलाइट A उसका 4r है, ठीक है। तो ये सैटेलाइट A है और ये सैटेलाइट B है, ठीक है ना। इसका रेडियस आपको 4r दिया हुआ है, यहाँ से हटा देता हूँ उसको, नहीं तो पता चला। इसका रेडियस आपको दिया हुआ है 4r इसकी ऑर्बिट का, और इसकी ऑर्बिट का रेडियस दिया हुआ है r। इफ द स्पीड ऑफ द सैटेलाइट A इज 3v, ऑर्बिटल वेलोसिटी आपको दी हुई है सैटेलाइट की कितनी, 3v, तो वो पूछ रहा है कि बताओ दूसरे की कितनी होगी। मैंने कहा ठीक है भाई, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ A डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ B डिवाइड बाय ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ B इज नथिंग बट अंडर रूट gm/RA इंटू RB अपॉन GM। ये क्या किया है मैंने, डिवाइड कर दिया और कुछ नहीं किया है, डिवाइड कर दिया है और कुछ नहीं किया है। बात समझ में आई, हाँ सर समझ में आ गई। दोनों सैटेलाइट मान लो भी अर्थ के अराउंड ही है, ठीक है ना। तो क्या होगा, ये मास कट जाएगा, ये GM गया, तो अंडर रूट RB अपॉन RA बचा। चलो इसका तो आपको वैल्यूज दी रखी है, RA जो है वो 4r है और ये r है, तो रखो वैल्यू रखो, r अपॉन 4 टाइम्स ऑफ r इज नथिंग बट VOA। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट A आपको 3v दी गई है, 3v अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ B आपको निकालना है, r से r कटा, 1/4 का रूट लगा दोगे 1/2 हो जाएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा जाके, तो ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट B कितना आ जाएगा, 6v। प्लैनेट B नहीं, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ B, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट B, प्लैनेट B नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट B, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट B कितना आ गया, 6v। कुल मिलाकर इतना दिया है कि एक आपका प्लैनेट है जिससे उसकी जो ऑर्बिट है वो 3r पे है, 3r रेडियस पे है, और जो दूसरी सैटेलाइट है वो r रेडियस पर है। समझ रहे हो मेरी बात, नहीं समझ रहे हो। रेडियाई ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ 2 सैटेलाइट, इसका डायग्राम मैं आपको बनाकर दिखा दूंगा, आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए एक तो आप मान लो हमारी अर्थ होगी, है ना, कभी कभी इससे कंफ्यूजन हो जाता है। मान लीजिए अर्थ है, ठीक है ना। अब हम बनाएंगे एक और
मान लीजिए ये है आपका, छोटू सा और छोटा कर दो इसको, ठीक, एक और बनाएंगे हम, चलो आओ, चलो हाँ, तो मैं बोल रहा हूं दिस इज अर्थ, ठीक है ना। इससे जो ये वाली ऑर्बिट है ये है आर बी, ये है आर, ठीक है ना। यहाँ पर आपकी जो सैटेलाइट है वो है सैटेलाइट बी, वो चल रही है किस वेलोसिटी से, वी बी से, ठीक है, किससे, वी ओ बी से। सिमिलरली एक और सैटेलाइट है यहाँ से इधर पे, ये एक और सैटेलाइट है जो चल रही है ऑर्बिटल वेलोसिटी वी ओ ए से। इसका रेडियस कितना दिया हुआ है, इसका रेडियस दिया हुआ है 3r। कितना दिया हुआ है, इस ऑर्बिट का रेडियस कितना दिया हुआ है, 3r दिया हुआ है। अब समझ में आई बात, हाँ सर, ठीक है। उस टाइम डायग्राम शायद आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, अब समझ में आ गया होगा। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि ऑर्बिटल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है √gm/r, अगर आपने पढ़ा हो अच्छे से तो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ वीई इज द एस्केप वेलोसिटी, यार ये तो आपको बनना चाहिए, ये तो आपको बनना चाहिए कि एस्केप वेलोसिटी जो होगी वो √2 टाइम्स ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नीट का क्वेश्चन है, अ सैटेलाइट ऑफ मास m इज ऑर्बिटिंग द अर्थ एट अ हाइट h फ्रॉम इट्स सरफेस, ठीक है। द टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट, टोटल एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट को हमको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो टोटल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ट्वाइस ऑफ r, यही होती है क्या, हाँ सर यही होती है, ठीक है। तो gm की वैल्यू आप क्या पुट कर सकते हो, g इंटू कैपिटल R का स्क्वायर मास अपॉन ट्वाइस ऑफ r कर सकते हो कि नहीं। यहाँ पर कैपिटल R नहीं आएगा, स्मॉल r आएगा, यहाँ कैपिटल R नहीं आएगा, स्मॉल r आएगा, ट्वाइस ऑफ स्मॉल r। तो माइनस gm को आप पुट कर सकते हो, g कैपिटल R का स्क्वायर m अपॉन ट्वाइस ऑफ r कर सकते हैं कि नहीं। सर आप ये कैसे कर रहे हो, अरे g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर, ये अभी तक खून में नहीं घुसा है क्या, ये तो खून में घुसा लेना है, अभी तक बोला था ना मैंने। चलिए 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 आगे लिख लेता हूं m को। अच्छा g की वैल्यू इन्होंने g0 लेने को बोली है, तो g0 r का स्क्वायर डिवाइड बाय r की वैल्यू कितनी बोली है भाई, r प्लस h, कितनी बोली है, r प्लस h, है ना। अरे भाई खुद देखो ना भाई, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप एक सैटेलाइट को घुमा रहे हो एक प्लैनेट के ऊपर, यानी कि प्लैनेट का रेडियस अगर r है तो वहां से h हाइट ऊपर आपके सैटेलाइट घूम रही है, तो स्मॉल r की वैल्यू r प्लस h नहीं हो जाएगी, बस वही तो किया है मैंने। अरे ये देखो ना, कहाँ गया वाला क्वेश्चन, हाँ ये अगर आपका अर्थ है, इसकी रेडियस अगर मान लो r होती है ना, इसके ऊपर ये सैटेलाइट घूम रही, तो ये क्या है, ये हाइट है सैटेलाइट की फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। चलो वेरी गुड, क्लियर है। तो आंसर कितना आ गया, -mg0r स्क्वायर -mg0r स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ r प्लस h, दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आ गया भैया, 11वां। फॉर अ सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट, 10वां, फॉर अ सैटेलाइट मूविंग इन एन ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी टू पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर, याद है, जिसको ये याद होगा तो वो सीधे सीधे फॉर्मूला लिख लेगा, जैसे वो फॉर्मूला लिख लेगा gm अपॉन r ट्वाइस ऑफ r। भूल गए, सब भूल गए हैं, अरे यार ये तो पढ़ा था ना भाई, ये देखो कहाँ गई बाइंडिंग एनर्जी, कहाँ गई बाइंडिंग एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी में ही हमने पढ़ा था, इसी लेक्चर में हमने पढ़ा था, मुझे अच्छे से याद है। अब मैं जब तक दिखाऊंगा नहीं, छोड़ूंगा नहीं आपको। देखो काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव ऑफ gmm अपॉन ट्वाइस ऑफ r, आ गया याद, आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। अब चलो क्वेश्चन पे वापस वापस वापस, चलिए सही लिखा है, काइनेटिक एनर्जी इज पॉजिटिव ऑफ gmm अपॉन ट्वाइस ऑफ r एंड पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट माइनस ऑफ gmm अपॉन r। सही है, बिल्कुल सही है सर, बहुत ही बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। वो बोल रहे हैं इनका रेशो निकाल कर बताओ भाई, तो रेशो निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी अपॉन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू, ये कटेगा gmm अपॉन ट्वाइस ऑफ r, माइनस में वैल्यू नहीं है, कोई बात नहीं, हमको सिर्फ रेशो से मतलब है, r अपॉन g कैपिटल M स्मॉल m, ये कटा ये कटा ये कटा ये कटा, कितना आ गया, 1:2, 1/2। क्लियर, पक्का 100%, जी सर 100%, कोई दिक्कत नहीं हमको। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अ प्लैनेट मूविंग अलोंग एन इलिप्टिकल ऑर्बिट इज क्लोजेस्ट टू द सन एट अ डिस्टेंस r1,
A planet moving along an elliptical orbit is closest to the sun at a distance r1 and farthest away at a distance r2. If v1 and v2 are the linear velocities at these points respectively, then the ratio v1 by v2 is. लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, आपको पता है लीनियर मोमेंटम बोल रहा हूँ. एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. हियर एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, हम पढ़ चुके हैं. एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड. एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड मतलब L1 इज इक्वल टू L2. इसका मतलब ये हुआ कि m v1 r1 इज इक्वल टू m v2 r2 होगा. हाँ कि ना? बिल्कुल सर. तो यार मास तो सेम है. वो बोल रहा है रेशो निकाल कर बताओ v1 बाई v2 का. v1 बाई v2 का रेशो क्या होगा? r2 बाय r1 के बराबर. किसके बराबर? r2 बाय r1 के बराबर. आंसर आ गया r2 बाय r1. बहुत बढ़िया. नेक्स्ट 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 क्वेश्चन. हाँ भाई, Kepler's third law states that square of time period of revolution of a planet around the sun is proportional to third power of average distance r between the sun and the planet. Okay, where k is a constant. ये k आपको पता है क्या? ये k constant आपको पता है क्या? ये k constant आपको पता है क्या? अभी लिखता जा रहा हूँ, दिख जाएगा खुद ही आपको constant. खुद अभी आपको constant दिख जाएगा. स्क्वायर कर दूं दोनों साइड, ये हो जाएगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू आर क्यूब अपॉन जी. कांस्टेंट दिखा है? कांस्टेंट दिख रहा है. अगर मैं ये बोलूं कि टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो आपको समझ में आ रहा होगा ना कि के की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी. 4 पाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी. ओके. इफ द मास ऑफ द सन एंड प्लैनेट आर m and m, okay, then as per Newton's law of gravitation, force of attraction between them is this. Here g is gravitational constant. The relation between g and k is described. The relation between g and k is described. आ जाओ भाई, आ जाओ. तो आपने इस k की वैल्यू तो निकाल ली है. इस k की वैल्यू तो आपने निकाल ली है. अब आगे फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ो. If the masses of the sun and the planet are this, then as per Newton's law of gravitation, force of attraction between them is F is equals to g m upon r का स्क्वायर. ठीक है. Where g is gravitational constant, the relation between g and k is. इसका रिलेशन हम कैसे बनाएं यार? यहाँ पर F is equals to g m है. अच्छा, यहाँ ऑप्शन में देखो तो कैपिटल जी एम मुझे दिख रहा है. ओके. 4 पाई स्क्वायर मुझे दिख रहा है. अच्छा ठीक है. ओके ओके ओके. जी आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो? जी आर स्क्वायर को आप लिख सकते हो कैपिटल जी इंटू एम. तो आप ये बोलोगे कि k इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर अपॉन कैपिटल जी इंटू एम, यानी कि कैपिटल जी कैपिटल एम कैपिटल k इज इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर. उफ, आंसर आ चुका है आपका. यह है AIPMT 2015 का क्वेश्चन. तो इसी के साथ हमने बहुत सारे क्वेश्चन 16-17 क्वेश्चन हमने इस पार्ट 2 में कर लिए हैं. 12-13 क्वेश्चन हमने पार्ट 1 में कर लिए थे. बहुत सारे क्वेश्चन हमने देख लिए हैं. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा. इसी के साथ खत्म करते हैं हम आज के किल शॉट को. आपको पता है मैग्नेट ब्रेन्स की अपनी खुद की वेबसाइट है magnetbrains.com नाम से. magnetbrains.com नाम से आप जाएंगे, गूगल पर ये टाइप करेंगे तो ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी. यहाँ पर जितना भी कंटेंट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल है सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, और यहाँ पर भी उसे प्रॉपरली अरेंज कर दे दिया गया है. यहाँ भी वो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है, बट ज़्यादा अरेंज्ड है. वहाँ डिस्ट्रैक्शन फिर भी हो सकता है, यहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा. सब पढ़ाई की चीज़ें हैं. जैसे ही आप नीट पर क्लिक करेंगे बेटा, तो नीट में पढ़ाई हुई हर चीज़ आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट. अब आपका मन किया कि चलो भाई देखते हैं ज़रा क्रैश कोर्स कैसा चल रहा है, तो आप वॉच नाउ पे जैसे ही क्लिक करोगे तो वॉच नाउ में जाके आपको बायोलॉजी के भी और फिजिक्स के भी क्रैश कोर्स देखने को मिल जाएंगे, है ना. अब मान लीजिए आप फिजिक्स के वो देखना चाहते हैं, क्या बोलते हैं, क्रैश कोर्स देखना चाहते हैं, आप वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे. जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे मैं आपको पढ़ाता हुआ यहाँ पर दिख जाऊँगा. ठीक है. हमारी आइडियोलॉजी है कि हम कंप्लीटली फ्री एजुकेशन देने में बिलीव करते हैं, और फ्री का मतलब ये नहीं कि कंटेंट से कॉम्प्रोमाइज़ किया गया हो. कंटेंट एकदम टॉप नॉच आपको प्रोवाइड किया जाता है. बदले में हम चाहते हैं थोड़ा सा प्यार, थोड़ा सपोर्ट आपसे, और वो आप हमें कैसे दे सकते हैं? हमारे वीडियोस को लाइक करके, चैनल मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट को सब्सक्राइब करके, और जितना ज़्यादा हो सके वीडियोस को शेयर करके, ताकि लोगों को पता चल जाए कि ऐसा प्लेटफॉर्म एग्जिस्ट करता है जिसने क्लास 12 तक आपकी फ्री एजुकेशन तो दी है आपको, लेकिन अब साथ ही साथ आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा है. तो चलिए ऐसे मैसेज के साथ करते हैं लेक्चर को खत्म. मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक सावधान रहिए, सतर्क रहिए, पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.